बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से मुस्बत अंदाज में हुआ होगा। तो शहरबानो, सबसे पहले कैसा महसूस कर रही हैं आप आज? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं स्मोक की वजह से काफ़ी वायरल फैला हुआ था, तबीयत बड़ी आवाज़ार सी थी लोगों की। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट में बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ और स्मॉग भी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो बज़ाहिर इंडेक्स की तो बात नहीं करी मैं, लेकिन बज़ाहिर अगर बात मेरे ख्याल से इससे फर्क पड़ा है थोड़ा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल रेन करवाई गई ना। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए मसनूई बारिश कराई गई है। मेरे ख्याल से वो जो 2-4 बूंदें ही गिरी हैं बेशक, लेकिन उसे कुछ फर्क तो पड़ा है। और फॉग भी कम होगी वैसे। सुबह मैं आपसे पूछने वाली थी कि बारिश कब हुई, मुझे तो दिखी नहीं। नहीं, लाहौर में हुई है लेकिन ना होने के बराबर ही है। मेरे एरिया में नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शहरबानो, आज जैसे हमेशा की तरह हम कोई ना कोई आदत जो ऑब्जर्व करते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने इर्द गिर्द, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आप में मैंने एक आदत देखी है। मुझ में एक आदत देखी है? क्या अच्छी आदत है? मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ कर लेता हूँ बल्कि या अल्लाह अच्छी आदत ही हो कोई। क्या आदत है? अच्छा, आपने नहीं देखी, मजाक कर रही हूँ। कुछ लोगों में हमने देखा है कि वो जब भी बात कर रहे होते हैं, इवन मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा थी, तो फिर मैंने इस पे ओवरकम किया कि आप बैठ के अपनी टांगे हिला रहे हैं, टांगे हिलाते जा रहे हैं और कोई बात नहीं है, आप आपस में आप चुप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी टांगे और आपके पाँव जो है वो हिल रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि नजर आए तो वो बेसिकली वो एक बीमारी ही है, नफ्सियाती बीमारी कह सकते हैं आप इसको, कि अगर आप बैठ के अपनी टांगे हिला रहे हैं बिला वजह, इट मीन्स कि या तो आप किसी तनाव का शिकार है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ सोच रहे हैं आप, या फिर आप बोर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लोग बैठ के, हम अक्सर देखते हैं ना कि गैर इरादी तौर पर अपनी टांगे हिलाते रहते हैं, तो और उनको भी एहसास नहीं हो पाता कि वो टांगे हिला रहे हैं। कोई आहिस्ता आहिस्ता टांगे हिला रहा होता है, कोई तेज हिलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो और अजीम, इसमें एक बात ये है कि अब जब भी आप बात कर रहे हो किसी से और आप देखें कि वो अपने टांगे हिलाई जा रहा है, इट मीन्स कि वो आपसे बोर हो रहा है, तो चुप कर जाए, टॉपिक चेंज कर ले। नहीं, जरूरी नहीं आपसे बोर हो रहा है, ये भी हो सकता है कि वो पूरे एनवायरनमेंट से ही बोर हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि कोई शख्स, वो खा वो मर्द है या औरत है, वो चाह नहीं रहा कि कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो या इस टाइप की कोई सिटिंग हो जिसमें वो बैठे बैठे जो है ना टांग हिल रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो नर्वस जो है ना हो रहा हो। ये बात क्यों हो रही है? ये कि अगर आप बैठ के अपनी टांगे हिला रहे हैं या फिर आप अपने हाथों को जोर जोर से ऐसे दबा रहे हैं, तो ये नर्वसनेस में आता है। यानी आप बात सुन रहे हैं लेकिन आप लगातार अपने हाथों को हरकत में रखे हुए हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, उंगलियां दबा रहे हैं, आप टांगे हिला रहे हैं, इट मीन्स कि आप इस वक्त नर्वस है शदीद। और ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपका अपना नफ्सियाती तौर पे आपको इसका शहरबानो हल भी बताया गया, सजेस्ट किया एक्सपर्ट्स ने। और वो ये है कि अपने आप को बिजी रखें, आप जो पॉजिटिव आदतें हैं वो अपनाएं, मतलब जो फ्रूटफुल हैं, जो वैल्यू ऐड करें आपकी लाइफ में, कोई अच्छी आदतें अपनाएं, कोई अपने आप को बिजी करें कुछ चीज़ों में। आप पेंट कर सकते हैं, आप प्लांटिंग कर सकते हैं, और कई तरह की हॉबीज है जो आप पाल सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि इस चीज़ को ख़त्म करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये है कि आप अगर बैठे हैं ना, जिस पोस्चर में आप बैठ रहे हैं आप वो पोस्चर चेंज कर ले, जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं वो तरीका चेंज कर लें। अगर आप आपको पता है कि मैं अगर इस तरीके से बैठ के अपनी राइट लेग को बहुत ज़्यादा हरकत देता हूँ या देती हूँ, तो आप दूसरे तरीके से बैठे हैं, आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, तो आपकी वो आदत आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम हो जाएगी। तो मुझे याद नहीं रहा, मैं आपके लिए चॉकलेट अच्छी स्टोरी शेयर की है। चॉकलेट्स की बात की है आपने, मुझे ऐसे लगा है। हाँ, मैंने कहा मुझे याद नहीं रहा, मैं बैग में चॉकलेट पड़ी थी, मैंने कहा सेट पे लेके आऊंगी, लेकिन वो स्टूडियो में लाना याद नहीं रहा। मुझे चॉकलेट आपके लिए लेके आनी थी ताकि वो आपके बुढ़ापे में काम आती। अच्छा, शुक्र है, मैं समझा ये नहीं कह दिया कि बूढ़े हो गए तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आ। तो देखा है कि चॉकलेट्स जो है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, नौजवान बड़े शौक से खाते हैं, और मिडिल एज जो है वो भी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हमारे जो बूढ़े हैं वो चॉकलेट को पसंद नहीं करते, उनको थोड़ी कड़वी लगती है, उसका जायका थोड़ा पसंद नहीं आता। तो अभी जो रिसर्च सामने आई उसमें ये बताया गया कि चॉकलेट जो है वो उम्र रसीदा अफराद को ज़रूर खानी चाहिए, उनकी इल्मी सलाहियत बेहतर करती है, उनकी इल्मी सलाहियत बढ़ाती है। वैसे शहरबानो, चॉकलेट के बड़े और भी फायदे होते हैं, आपका मूड भी बड़ा कमाल अपलिफ्ट करती है। अगर आप कभी एंग्जाइटी अगर आपको हो रही हो ना, कभी आप थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आप डार्क चॉकलेट ट्राई करके देखिएगा, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और अब जो है वो क्लिनिकल ट्रायल में उम्र रसीदा बालिग अफराद के ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन पर एक तजर्बा भी किया गया है। एक जो थे वो जिनकी खुराक काफ़ी अच्छी थी, और फिर एक ग्रुप था जिनकी मेल न्यूट्रिशन कह लें, उन्हें उनकी खुराक ज़रा कम थी, लेकिन फिर दोनों सप्लीमेंट्स भी दिए। तो हालांकि जिनकी कम थी खुराक,
उनमें जो इल्मी सलाहियत है उसके बेहतर नतायज सामने आए। तो इस स्टडी से ये साबित हुआ। बिल्कुल, और जिनमें खुराक का मेयार दीगर शुरका के मुकाबले में कमतर था, वो शुरका जिनकी खुराक का मेयार शुरू से ही अच्छा था, उनकी इल्मी सलाहियत उनसे बहुत बेहतर थी। तो नताइज जाहिर करते हैं कि उम्र रसीदा अफराद के लिए खुराक ठीक होनी चाहिए, और चॉकलेट सप्लीमेंट्स जो है वो इल्मी फालियत को मजीद बढ़ाते हैं, इल्मी सलाहियत को मजीद बढ़ाते हैं। तो आप जरूर खाएं। और बच्चों को ये नहीं देनी चाहिए। एक और भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि जो उनको बहुत मीठी चॉकलेट या बहुत मीठा नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो फिर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वो देखिए बहुत शोर मचाते हैं। और बुजुर्गों के लिए भी ये है कि इनको स्वीट चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट देनी है। अगर आप स्वीट चॉकलेट देंगे तो वो उनको डायबिटीज भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, प्योर चॉकलेट जो होती है, डार्क चॉकलेट, वो खाएं। वेरी गुड। बल्कि उसकी तो बड़ी बड़ी मजेदार स्मूथीज भी बनती हैं, वो भी बना के पी सकते हैं। अभी मेरा दिल करना शुरू हो गया। तो बहरहाल जी, स्टूडेंट्स के लिए अब एक खबर है हमारे पास, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है सिचुएशन, और वो ये कि घर से निकलते वक्त अब आप अपने पास पैसे रखना ना भूलें, क्योंकि लाहौर में मौसम सरमा की जो छुट्टियां चल रही हैं, इस दौरान मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में स्टूडेंट्स अब फ्री ट्रैवल नहीं कर सकते। मुफ्त सफ़र पर पाबंदी है, और मौसम सरमा की तातीलात के अख्ताम पर तलबा की मुफ्त सफ़र की स्कीम का दोबारा इजरा होगा या नहीं होगा, इसका फैसला भी करना है जी, और कैबिनेट करेगी। जो 10 छुट्टियां होती हैं इनमें सिर्फ आपको अब किराया देगी। इससे पहले ये था ना कि स्टूडेंट्स ऑरेंज पे और मेट्रो ट्रेन के ऊपर जो है वो ट्रैवल करते थे स्टूडेंट कार्ड के ऊपर, कि वी आर स्टूडेंट्स, तो उनसे फीस नहीं ली जाती थी। बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन अब लेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है जी कि अब चूंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टूडेंट कार्ड नहीं चलेगा, उन्हें किराया देना पड़ेगा। जितना भी किराया है वो पैसे दें, और इन छुट्टियों के बाद ये फ्री ट्रैवल दोबारा कर सकते नहीं कर सकते, इसका डिसीजन अभी प्रॉपर तौर पर नहीं हुआ, और वो कैबिनेट जब कभी बैठ के इसका डिसीजन लेगी तो लेगी। तो स्टूडेंट जरा जेब थोड़ी गर्म करके निकलें घर से, सर्द मौसम है, वॉलेट में अपना किराया भी लेकर आपको निकलना पड़ेगा। सर्द मौसम, एक सर्द से खबर आप तक पहुंचा दिया। हाँ जी। तो सर्दी बढ़ती हुई दिखाई अच्छा, वैसे मैं इस सपोर्ट में यार कि स्टूडेंट्स को फ्री ट्रैवल करने देना चाहिए, बिकॉज जब हम लोग भी स्टूडेंट थे बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी वाइब आती थी। अच्छा। इतना को किराया नहीं होता, 20-30 रुपए 50 रुपए मेरे ख्याल से इतना ऑरेंज ट्रेन का, मेट्रो बस का किराया होता है के लिए। ये भी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब हम इतना भी बचा लेते थे ना तो बड़ा अच्छा फील होता था कि यार यूनिवर्सिटी जाके ना कैफे से चलो एक मिल्क शेक ही आ जाएगा एक्स्ट्रा, या कुछ और आ जाएगा, कुछ खा पी लेंगे। तो स्टूडेंट्स को जरा फ्री ट्रैवल करने दें प्लीज, हमारी तो रिक्वेस्ट ही है गवर्नमेंट से। अब हम स्टूडेंट्स कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स भी अब अपना बाकी वक्त आवारागर्दी की बजाय पढ़ाई में लगाएं। हाँ, और घूमने फिरने की बजाय आप पढ़ाई में लगाएं। और अच्छी बात है कि आप पैसे बचाएं, और आप कोशिश करें कि आप तरीके से जाएं, आप पैसे देकर जाएं। लेकिन ये आई थिंक ये सिर्फ 10 दिन की छुट्टियों के लिए होगा, क्योंकि तमाम इदारे बंद हैं। तो ये इसलिए ये किया होगा कि जब इदारे बंद हैं और लोग पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे, तो जो भी जा रहे हैं वो स्टूडेंट कार्ड यूज ना करें। जी जी। तो सर्दी बढ़ चुकी है, तो बढ़ती हुई सर्दी के साथ एलपीजी की तलब बढ़ गई है, और एलपीजी माफिया सरगर्म हो चुके हैं। एलपीजी का बहरान जो है वो दिखाई दे रहा है, और शहरी इस वक्त परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी हैं। शहरी मुतबादिल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कदर बढ़ने पर एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब अच्छा, हमारे साथ पता नहीं क्या मसला है कि हमारे मुल्क में जिस किसी चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है ना, उसकी कमी हो जाती है। नहीं, उसकी होर्डिंग शुरू, माफिया जो है उसको क्या कहते हैं कि उसको ब्लैक में बेचना शुरू कर देता है, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। पता नहीं क्या मसला है। मतलब होना ऐसा चाहिए कि जब जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, प्राइसेस कम की जाए, ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जाए। ये इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में ये जो माफियाज हैं ये सरगर्म क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। कमाई का जरिया ये बन जाता है ना, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता है। आम आवाम जो है वो इससे मुतासिर होती है। क्योंकि सर्दियां आते ज्यादातर लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, अदर देन कुकिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो फिर जब गैस की तलब बढ़ जाती है, ऑब्वियसली फिर गैस की शॉर्टेज हो जाती है। वहां से फिर लोग जाके सिलेंडर्स भरवाने शुरू करते हैं कि अब तो लोगों के गैस के जो बिल्स आ रहे हैं, भारी भरकम बिल्स आ गए हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया कि 200, 400, 1000 तक बात है, तो बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं। तो इसलिए अगर फिर भी गैस ना आए तो बड़ी तकलीफ की बात। ये सिर्फ सिचुएशन जो है वो एलपीजी तक महदूद नहीं है, और भी कई ऐसे शोबे हैं जहाँ पर महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहाँ परेशान ही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि उनमें कमी तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो तामीराती मटेरियल है उनकी कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें कम हुई हैं तो वो कीमतें जो ऊपर गई थी वो नीचे नहीं आ रही हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इससे मुतासिर हो रही है, बल्कि इंडिविजुअल पर्सन भी खासा फर्क पड़ रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तामीराती मंसूबों का आगाज़ किया गया है। अब ऑब्वियसली जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस नीचे नहीं आ रही, अब वो बढ़ी हैं, अब उनमें महंगाई हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इल्तवा का शिकार होते हैं या वो महंगे बनते हैं प्रोजेक्ट्स और फिर अवाम पर ही टैक्स लगता है। ऐसी सूरत हाल में जब पेट्रोल कम हो जाता है, पेट्रोल 2 रुपए बढ़ता है या फिर 10 रुपए बढ़ता है, तो ये ट्रांसपोर्ट माफियाज हैं, माफियाज का हम जिक्र करते हैं पहले भी, वो किराए बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ये पैसे कम किए जाते हैं पेट्रोल में, तो किराए वो बिल्कुल कम नहीं होते और वो उतना ही किराया मांगते हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्रैकडाउन किया गया है कि आप किराए क्यों कम नहीं कर रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है और इस तरह से होना चाहिए। तो ये खैर ये सारे मामला तो चलते जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके लिए घर बनाना अपना जाती और भी मुश्किल हो गया है। हाँ। तो हुकूमत को चाहिए कि जी अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं, पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल की जो मार्केट है उसमें पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, तो जरा यहाँ पे माफियाज के ऊपर भी नजर दौड़ाएं, इनको भी लगाम डालें कि जो बाकी चीजों में कमी है वो भी हो, शायद जरूरिया की चीजों में कमी हो, फायदा आवाम तक तो आए। एक उम्मीद की किरण देखते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन उसके साथ ही माफिया सरगर्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ और मुश्किल हो जाती है। महंगाई का हम जिक्र कर रहे हैं तो महंगाई से एक खबर और है कि महंगाई के आसेब से सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त लपेट में है। और इस वक्त अर्जेंटीना को हालिया तारीख की बदतरीन मौशी बहरान का सामना है, जिसकी वजह से शहरी तनाव में आकर जहनी सेहत के मसाइल से दो चार हैं। और रवां साल अर्जेंटीना में महंगाई की शरह 140% की रिकॉर्ड तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से मुल्क की करेंसी की कदर भी तेजी से गिरी। और इसके अलावा रोजमर्रा खाने पीने की अशिया भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बहुत दूर हो चुकी है। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से लोग नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं अर्जेंटीना में, और जो मईशत है वो मुख्तलिफ घरेलू मसाइल की वजह बन रही है। 49% जो हिस्सा है मसाइल का वो इकोनॉमी का जो है वो उसका लेना देना है लोगों की जिंदगी में, और 140% मेरे ख्याल से उन्होंने बताया कि जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हुआ है अर्जेंटीना में। तो ये है जी, पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई की जो लहर है उसमें इजाफा दिखने में आ रहा है। तो बिलखुसूस वो ममालिक पर थोड़ी सिचुएशन अनयूजुअल है। हम वो खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह लेना देना है हुकूमती पॉलिसियों का और मईशत का लोगों की अपनी जो इंडिविजुअल लाइफ है उससे, और फिर सारा प्रेशर आता है, ऑब्वियसली आता है जब महंगाई बढ़ेगी तो आप फिर एक प्रेशर आएगा, आप बिल नहीं दे सकेंगे, आप जो लाइफस्टाइल जिस तरह का चाहते हैं वो जब लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो इससे सारी जिंदगी जो है वो मुतासिर होने का खदशा रहता है इंसान को। वैसे यहाँ पर दो बातें गौर करने वाली हैं शहरबानो। एक तो ये कि हम एज एन इंडिविजुअल हम जो कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो इस बारे में ये बिलीव करता हूँ। हाँ, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपके पास जो एक इंडिविजुअल के पास जो राइट टाइम होता है ना, वो राइट टाइम होता है वोट कास्ट करने का। लेकिन नज़ीम, मेरे वोट के वक्त आपको सोच लेना चाहिए कि हम लोग किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस तरह के लोग इख्तियार में आएंगे। सारी पार्टीज बहुत बड़े बड़े दावे और बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं और एंड पे मुकर जाती हैं। वो बिल्कुल उनकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि क्या इनमें इतनी कैपेबिलिटी है, ये हमें लेकर चल सकते हैं या नहीं। लेकिन आपकी बात से कि आप बहुत अच्छी बात की, आपने बड़ी पॉजिटिविटी दी कि आप सोचें मत, जो आप चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसे परेशान ना हो, लेकिन आपको होना पड़ता है। जब आप देखते हैं ना कि आपकी फैमिली आपके साथ रन हो रही है और आपकी एक इनकम है और इस इनकम में पूरा नहीं पड़ रहा, तो लोगों के दिमागी जो सेहत है उससे मुतासिर होती है। ये तो ऑब्वियस है। दिमाग जो है सबसे पहले मुतासिर होता है, और हमारा नेग्लेक्टेड जो हिस्सा है पूरी बॉडी का वो दिमाग है। लेकिन अगेन बात वही है ना कि आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, वो गवर्नमेंट नहीं रखेगी। गवर्नमेंट ने तो इकोनॉमी का ख्याल रखना है। अपनी फैमिली के लिए इकोनॉमी मुतासिर हो रही है, उसका प्रेशर इंडिविजुअल पे आ रहा है, तो इंडिविजुअल क्या कर सकता है बेचारा, वो मुल्क की इकोनॉमी तो ठीक नहीं कर सकता। तो उसको चाहिए अपनी सेहत ठीक रखे, कम अज कम टेंशन ना ले। मोस्टली नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ यही मौशी बहरान की वजह से। और जो मैं इसलिए तो आज हेल्थ एक्सपर्ट बन के बता रहा हूँ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बना हूँ मैं आज। और मैं यही कह रहा हूँ कि हेल्दी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। आप देखें जी, जो होना है वो तो होना है, तो फिर क्या किया जा सकता है। परेशान हो के हम वर्स सिचुएशन को मजीद वर्स कर लेते हैं अपने लिए, तो इसलिए परेशान नहीं होना होता। उसके लिए आपने वो मौके ढूंढने हैं जो आपको उस परेशानी से निजात दिलाएं। आप उसके लिए कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी सहूलियात अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका जाते जाते स्टोरी से मैं बता देता हूँ, और वो ये है कि जब परेशान होना वॉक करना शुरू कर दें और मैं बेहतरीन रिलीफ आपको मिलेगा जी। शूज उतार के, हाँ, शूज उतार के वॉक कर दें और कुछ 10-1 हज़ार कदम चलें, आपका मूड ऐसा शानदार अपलिफ्ट होगा, फिर 100 आपको रास्ते मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी के हवाले से। अच्छा, वो क्या?
ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से ये बताया गया है कि अब की जो जितनी भी सिचुएशन है, एक सर्वे किया गया है जिसमें इसराइल के मिट जाने के हवाले से अमरीकी नौजवान की राय ली गई है। अच्छा, ये वैसे खैर बानो खबर मेरी नजरों से भी गुजरी है और वाकई चौंका देने वाली खबर है कि हार्वर्ड में ये स्टडी हुई है और अमरीकी नौजवानों की ये राय है जी। बिल्कुल, अमरीकी नौजवानों की अक्सरियत ने ये कहा है कि इसराइल को सफाई हस्ती से मिट जाना चाहिए। अक्सरियत ने इसराइल को खत्म करने और इसे फलस्तीनियों के हवाले करने के ख्याल की हिमायत की। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को ही फलस्तीन की सारी जमीन मिलनी चाहिए। इसराइली फौज गजा में नस्लकुशी कर रही है। 32% राय दहिंदगान ने ये तनाज़े के 2 रियासती हल पर भी जोर दिया है, जबकि सर्वे में 17% हिमायत के साथ ये राय भी आई है कि अरब ममालिक को फलस्तीनियों को अपने अंदर जज्ब करना चाहिए। 18 से 24 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है 18 से 24 साल की उम्र के 51% अमरीकी जो नौजवान हैं वो इसराइल को खत्म करने के हक में हैं और इससे अमरीकी नौजवानों के जज्बात में नुमाया तब्दीली की निशानदेही वाज़ेह है जी। और 60% से ज्यादा नौजवान अमरीकियों का ये ख्याल था कि हमास का हमला जायज था 7 अक्टूबर वाला और ये कि फलस्तीनियों की मुश्किलात का ये नतीजा था जिसकी वजह से ये हमला हुआ है और इसराइल नस्ल जो कुशी है वो कर रहा है वाकई। तो हार्वर्ड स्टडी की जानिब से जनाब जो ये रिजल्ट सामने आए हैं वो हमने अपने व्यूवर्स के सामने रखे हैं। इसके साथ ही यही खबर कि जी इस वक्त गजा की क्या सूरत हाल है। 75वां ये दिन है और सहूनी फोर्सेस की जानिब से जबालिया और रफा को खून में नहला दिया गया है। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें समेत मुतअद्दिद मकामात पर बम बरसाए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। 20,000 डेथ काउंट है जी इस वक्त जो नंबर है वो बल्कि क्रॉस कर चुका है 20,000 से ज़्यादा। 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं इस वक्त और गजा में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए सलामती काउंसिल का इजलास भी हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है नायला चौहान साहब। बिल्कुल नायला साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमेरिका, यूरोप और इस्लामी दुनिया में शदीद एहतजाज के बावजूद इसराइल टस से मस नहीं हो रहा। दुनिया का कोई भी दबाव इसराइल पर असर क्यों नहीं कर रहा? असर तो कर रहा है लेकिन वो काफी ढीठ है। आप देखिए कि अब यूएस की पहले उन्हें अनरिलेटिंग सपोर्ट थी, अब यूएस भी एहसास कर रहा है कि ये जिंदगी कर रहे हैं इससे उनका अपना भी इम्प्रेशन खराब हो रहा है। सो अब जो है जो यूएन रेजोल्यूशन यूएई ने वहां पे प्रेजेंट की है उसकी वर्डिंग्स पे बहस हो रही है कि किस तरह से दोनों जानिबात जो हैं उनके मौक़िफ़ को एड्रेस करते हुए फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियां बचाई जाएं और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की एक्सेस दी जाए। आपको पता है पाकिस्तानियों ने भी इतनी अपनी एड दी है, भेजी है, लेकिन उनको पहुंच नहीं सक रही, उनकी रसाई नहीं है क्योंकि इज़राइल वहां पे कुछ आने ही नहीं दे रहा। तो इस वक्त जो है हालात काफी गंभीर। जी बिल्कुल नायला साहिबा, इसराइल की जो बर्बरियत है उसकी अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट की है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूरी दुनिया उसे विटनेस कर रही है और अभी इस मौजू से पहले हम हार्वर्ड स्टडी का जिक्र कर रहे थे जहां पर रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि 24 से 18 साल की उम्र के जो नौजवान है 51% कहते हैं कि जी इसराइल को मिट जाना चाहिए सफायस्ती से। तो ये ट्रेंड खुद कितना खतरनाक है अमेरिका के लिए क्योंकि वहां पे भी इंतखाबात आने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की जो अभी बाइडेन साहब की हुकूमत है उसको भी बहुत खदशात हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा चुकी है। जैसे आपने फरमाया हार्वर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर जो सर्वे किया गया, पढ़े लिखे जो हैं वो कहते हैं कि इजराइल के वजूद का कोई जवाब नहीं बनता जिस तरह की वो बर्बरियत कर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि अभी उन्होंने अपने जो है वो भेजे हैं एनवॉय सलिवन भी गए हुए थे वहां पे उनसे बात करने इजरायलियों से कि ये बर्बरियत बंद करें। इस वक्त जो है वहां पे 24 अस्पतालों में से सिर्फ 8 अस्पताल पार्शली काम कर रहे हैं। तो जो बर्बरियत है उसकी आप हद देखिए कि जो जख्मी है, जो जिंदगी की कश्मकश में है, उनको भी कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही। नायला साहबा, अब अगर बात की जाए न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वे के मुताबिक 57% अमरीकी अवाम ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ के सारे मामले पर बाइडन की पॉलिसियों की शदीद मुखालफत की है। इसराइल में अगर देखें नेतन्याहू की तो वो भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। क्या समझती हैं दोनों रहनुमाओं के दिन गिने जा चुके? हाँ जी, देखिए ना अब नेतन्याहू की भी तो कितनी इन्होंने जो 3 फौजी अपने खुद मारे हैं। हाँ जी।
और हॉस्टेज जो थे, उसके बाद वहां पे कितनी प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। और नेतन्याहू भी कोई ऐसा कामयाब जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले भी उसके ऊपर वॉर क्राइम्स का भी है, और उसकी जो है अभी री इलेक्शंस आ रही हैं, तो इस वक्त वो भी दबाव में है, नॉट ओनली इंटरनेशनल बट ऑल्सो डोमेस्टिकली उसके ऊपर अब बहुत प्रेशर है, क्योंकि कोई इनके पास बहाना नहीं है। ये जो इन्होंने अपने 3 फौजी अपने खुद मार दिए, तो जाके आप दूसरों को मार रहे हैं, अपनों को भी मार दिया। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये इनका एक डॉक्ट्रिन है जिसे वो कहते हैं हैनिबल डॉक्ट्रिन, जिसपे कि कोई भी, हैनिबल इनका कोई जनरल था जिसने खुदकुशी कर ली थी जब वो मरने के करीब, मतलब वो जेल में था। ठीक। तो उसके बाद इन्होंने पॉलिसी बना ली कि अगर हमारे फौजी भी कोई पकड़े गए तो हम उन्हें मार देंगे, ताकि हमारी जो है वो प्रेशर हमें ना आए निगोशिएशंस के लिए। तो इस हद तक ये दरिंदगी की तरफ नायला जा साहबा, ये सकते कहिएगा हैं। कि अब वक्त की थोड़ा जो किल्लत है, माजरत अवाम के है साथ वो, अगर आप क्विकली ये बता सकें कि सोल्यूशन की जानिब जब हम जाते हैं, बात कर रहे हैं, तो कतर की सालसी में जो है पहले भी सीज फायर हुआ था, महदूद हुआ था बेसिकली। तो ये कहिएगा कि अभी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जो निकलता है, क्या वो हमास माइनस सोल्यूशन कोई निकल सकता है? देखिए, हमास माइनस की बात तो है ही नहीं, बेसिकली तो इजराइल माइनस होना चाहिए क्योंकि दरिंदगी तो वो कर रहे हैं। जो अभी यूएन रेजोल्यूशन है वो यूएई की प्रपोज रेजोल्यूशन है, और जो पहले सालसी हुई थी वो इजिप्ट और उन्होंने कतर ने की थी। इस वक्त जो है सस्टेनेबल ड्यूरेबल जो सीज फायर है, उस पे अमेरिका जो है वो झिझक रहा है, और इजराइल तो बिल्कुल उसके मुखालिफ है। तो जो डिवाइड हुआ हुआ है यूएन में, वो यूएसए एंड इजराइल विज़ावी द रेस्ट ऑफ जी द बिल्कुल, वर्ल्ड, तमाम आलमी ताकतों को क्योंकि मिलकर इवन चाहिए कि इसराइल को यूके मेंबर कंट्रीज ने भी प्रेशराइज कंडेम किया किया। जाए और परमानेंट सीज फायर की जानिब जाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका नायला चौहान साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। कौमी टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई है और दूसरे मैच को बॉक्सिंग डे टेस्ट का नाम दिया गया है। आज आराम के बाद कौमी टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी, मगर पहले टेस्ट में कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं और साबिक प्लेयर्स की जानिब से विकेट कीपर बैटर सरफराज और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम के आउट होने के अंदाज पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। उधर कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मुतादिद नए नाम शामिल किए गए हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद, पेसर मोहम्मद हारिस और शादाब खान को स्क्वाड से आउट कर दिया गया है। और पीसीबी में एक बड़े तनाज़े की बात करें तो ज़का अशरफ की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो ना किसी खातून से बात कर रहे हैं और वो खेल के मैदान के अलावा वो ये बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम जो हैं उनको कप्तानी से क्यों हटाया गया। तो कप्तानी से हटाने की वजह उन्होंने बताया कि बाबर आजम ने टीम में 8 प्लेयर्स का एक ग्रुप बना रखा था, जिसकी वजह से उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। वैसे शेर बानो, उनकी ऑडियो है हमारे पास। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं थी, शादाब क्योंकि उसका बहुत करीबी दोस्त है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट खराब हो जाएगी। तो हसन का भी तो ऐसा ही था, वो नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं अब्बू नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है जो पहला बंदा, उसका नाम प्लेयर एजेंट है, उसे नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, इतना क्रोक का आदमी है, वो पता चला। तो जनाब ये थी ऑडियो ज़का अशरफ की, जिसमें वो बाबर आजम को हटाने की बात कर रहे थे। और अभी तक जो पीसीबी की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़का अशरफ का जो है कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो इस बारे में बिल्कुल इस कॉल से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो यही मुबैना ऑडियो की बात करते हैं जो सामने आई है,
पीसीबी ने इससे ताल्लुकी का इजहार किया है, मगर आप क्या समझते हैं कि इस ऑडियो में जिस ग्रुप बंदी की बात की गई बाबर आजम के हवाले से, कितनी हकीकत है उसमें? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरव्यू का हवाला दूंगा। एक और निजी टीवी चैनल को ज़का अशरफ साहब ने करीब आप कहिए कि 1 माह पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान की टीम भारत में मौजूद थी, तो एक एंकर को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें भी उन्होंने इससे मिलती जुलती बातें की थी। तो अगर हम देखें तो ऑडियो तो इन्हीं की महसूस होती है, ज़का अशरफ साहब की, लेकिन बात यह है कि आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन सिफारिश पर भर्ती करेंगे, सियासी तौर के ऊपर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लगाएंगे, तो उनको नहीं, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि प्लेयर पावर है, लेट्स सपोज, तो दुनिया में क्या होता है, अगर प्लेयर पावर है तो उसका एक हल निकाला जाता है ना, इसको हमने किस तरह से इशू को रिजॉल्व करना है, इसको टेबल पे बैठ के चीजों को सेटल डाउन करना है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई दुश्मनी बना लेनी है किसी प्लेयर के साथ। और दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरनल प्रोविजनल जो आपकी आईपीसी मिनिस्ट्री है, उसने क्लियरली लिखा था कि ज़का अशरफ साहब का मैंडेट नहीं है कि वो हाई लेवल की कोई चेंजेस कर सकें पीसीबी के अंदर, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में उनका एक मैंडेट दिया गया कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है, और पीसीबी के डे टू डे अफेयर चलाने, ना वो किसी को बड़े ओहदे पे किसी को निकाल सकते हैं ना रख सकते हैं। तो पहली बात कि ज़का अशरफ साहब का ये स्टांस लेना ही गलत है और टोटली मिस हैंडलिंग की गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से। तो इसकी वजह ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पीसीबी के चेयरमैन ऐसे लोग रखेंगे जिनको सियासी वाबस्तगी के ऊपर अकोमोडेट किया गया हो, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे आगे? वो तो ऐसे डिसीजंस लेंगे। अच्छा सत्ती साहब, फिर बाबर आजम को क्यों हटाया गया कप्तानी से, क्या समझते हैं आप? इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, कप्तानी से हटाना गलत बात नहीं है। बाबर आजम को 4 साल हो गए थे, तो 4 साल के बाद आपका एक कैप्टन अगर आपके लिए वर्केबल नहीं रहा, लेट्स सपोज आप समझते हैं कि यार 4 साल का टाइम बहुत टाइम होता है, आपने कप्तान तब्दील करना है, तो क्रिकेट के सेहत अफजा माशरों में उसका एक प्रोसीजर होता है। पहली बात यह कि ज़का अशरफ साहब के पास वो पावर ही नहीं है हटाने की, तो उन्होंने जिस तरीके से भी उस पावर को यूज किया तो वो इलीगल था। यानी पीसीबी का कोई इलेक्टेड चेयरमैन आता, वो प्रॉपर तरीके से बाबर आजम से बात करता कि यार अब हम मूव ऑन कर रहे हैं, जो दुनिया में होता है कि हम चाह रहे हैं कि नया कप्तान है, उससे बात की जाती है। अगर आपको लग रहा है कि इससे टीम पर कोई नेगेटिव असर पड़ा है इस तरह से कप्तान को हटाए जाने से? देखिए, नेगेटिव असर तो पड़ता है ना, जिस तरह से आपने प्रेशराइज करके कप्तान हटाया। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि कप्तान को बड़े रिस्पेक्ट से भेजा जाता है और नया कप्तान लाया जाता है। आपने प्रेशर से कप्तान को उठाया, तो जो कप्तान बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और रातों रात आपने आके जो है वो दूसरा कप्तान बनाया। और फिर एक और बात अगर आपने इस ऑडियो में सुनी हो, उन्होंने कहा कि यार उन्होंने पूछा, खातून जो बात कर रही है वो मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि उनकी बहू है ज़का अशरफ साहब की, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि आपने रिजवान को क्यों नहीं बनाया ना। मोहम्मद रिजवान इज द मोस्ट, मतलब अगर कोई चॉइस थी तो बेस्ट रिजवान थे, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर थे, ही इज अ परफॉर्मर एंड रेगुलर पार्ट ऑफ द टीम। तो उन्होंने कहा जी वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है। तो फिर तो शाहीन भी उस ग्रुप का हिस्सा है, जिस प्लेयर एजेंट का नाम ले रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो कप्तान है उसने अपनी टीम के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई है कि उस वजह से वो लोग साथ चल रहे हो और इसको ग्रुपिंग का नाम दिया गया हो। देखिए, प्लेयरों की दोस्ती एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। आप दुनिया की कोई भी टीम उठाएंगे, कुछ प्लेयर होते हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर आपको किसी मौके पे ये लगता है कि यार ये दोस्ती की वजह से कुछ प्लेयरों को फेवर दे रहे हैं, तो उसका एक सोल्यूशन होता है। आप प्लेयरों के साथ बैठ के बात करते हैं कि यार दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन आप अपने किसी दोस्त को फेवर नहीं कर सकते, तो सोल्यूशन निकाला जाता है। ये नहीं किया जाता कि अपने कप्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाए। चूंकि मैं फिर वही नुकता दोहराऊंगा कि जो पीसीबी के चेयरमैन है उनको कभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होती है, तो इस वजह से उन्होंने प्योरली एक मामला मिस हैंडल किया है। ठीक है। अच्छा अमर, अभी ये जो हुआ है पहला टेस्ट पर्थ में, उसमें जो शिकस्त हुई है पाकिस्तानी टीम को, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो साबिक प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से सरफराज और शाहीन की परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, शिकस्त तो ऑन द कार्ड्स थी। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं होनी थी, तो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रहना था। क्योंकि देखिए, आप जीतते हैं अपने प्लेइंग रिसोर्सेज, जो कि आपके पास 17-15 का स्क्वाड और फिर 11 आपके जो उतरते हैं मैदान में। आपके मुल्क का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, ऑस्ट्रेलिया की शेफर्ड शील्ड जो क्रिकेट है, उसकी 100 साल से बड़ी तारीख है, जो उनकी 4 डे का टूर्नामेंट होता है। हमारे यहाँ आप पिछले 2 डेकेड्स उठा के देखें, हर साल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, हर 2 साल बाद कोई नया बंदा आता है, चेंज करता है ना। तो आपके ना प्लेयर इतने मेच्योर हैं, ना प्लेयर इतने स्किलफुल हैं, ना प्लेयर इतने तैयार हैं,
ठीक है, और आप T20 के ऊपर टेस्ट के प्लेयर खिला रहे हैं। अब आप देखिए आपके जो ज्यादा आउट किए वो उन लड़कों ने किए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, आमिर जमाल और खुरम शहजाद। अहमद, आप ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट मैच में हमने T20 प्लेयर्स खिलाए, ये कह रहे हैं आप? आपके व्हाइट बॉल के रेगुलर मेंबर्स है ना, जो टेस्ट क्रिकेट तो वो खेलते नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से आती है आपको। अच्छा अहमद, जमाना बदल गया, दुनिया के क्रिकेट के अंदाज बदल गए, रिवायात बदल गई और हालात बदल गए। क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई क्रिकेट तेज हो गई, रंगीन हो गई, जवान जो थे बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सके 28 साल बाद भी टेस्ट। तो अभी जो नेक्स्ट टेस्ट है, क्या लगता है क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए पाकिस्तानी टीम से हमको? ये जो आपने बात की ना, हम नहीं जीत सके, देखिए मुझे याद है लेट 90s में ना हमारी सुपरस्टार टीम होती थी, वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मतलब मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक। आप इमेजिन नहीं, आप बस मतलब इससे बड़ी साइड मैंने पाकिस्तान की नहीं देखी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके हारती रही है। एक 95 वाला टेस्ट हम जीते हैं, ठीक है। हाँ जी, 28 साल बीत चुके हैं, हम जीते नहीं उनसे जाकर। जी, ये तो कोई टीम ही नहीं है उसके मुकाबले में, वो भी हारते रहे। कहने का मकसद ये कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है अपने होम ग्राउंड में हराने के लिए। उनको सिर्फ दुनिया में एक ही टीम ने अभी रिसेंट ईयर में टफ टाइम दिया, वो इंडिया है। वो 2 बार पिछली बार उनको उनके घर पे हरा कर गए, बाकी हर टीम आके ऑस्ट्रेलिया में हारती है। हम तो खैर बहुत बुरे तरीके से हारते हैं, हम सिर्फ हारते नहीं है। ये बात असल। तो ये अभी क्या कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए फिर नेक्स्ट जो हम अभी मैच खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए नहीं प्लेयर्स के साथ? देखिए इसमें बहुत जरूरी है कि देखना पड़ेगा कि मेलबर्न का जो पिच है वो किस तरह का होता है, क्या उसमें सिर्फ बाउंस है या उसमें वो घास छोड़ते हैं। तो एक या 2 लोगों की अगर जो गुंजाइश हो सकती है वो पिच को देखे। अगर पिच में थोड़ी सपोर्ट है तो मेरा ये ख्याल है कि जिस पेस पे शाहीन अफरीदी अब बॉल कर रहे हैं ना, मीर हमजा उसी पेस पे गेंद करते हैं कि मीर हमजा चूंकि रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और उनके पास दोनों स्विंग है, शाहीन अफरीदी स्ट्रगलिंग, तो आप शाहीन की जगह मीर हमजा को, और सेकंड जो बहुत अभी T20 भी आ रहा है, एक सीरीज हमारी न्यूजीलैंड के साथ भी आ रही है और उसका भी 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है कल ही, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए वो मैं अगर आपको शॉर्टली बता दूं तो वो स्क्वाड है एक कंफ्यूज स्क्वाड, जिसमें उन्होंने सीनियर्स को भी सिलेक्ट कर लिया और जूनियर्स को भी सिलेक्ट किया है। न्यू चेहरे भी आए ना सामने। जी बिल्कुल। जो होता क्या है कि जब दुनिया में जब आप एक्सपेरिमेंटेशन पे जाते हैं ना, तो आप बहुत कम सीनियर रखते हैं, फिर नए ज्यादा जूनियर रखते हैं T20 फॉर्मेट में। ये यंग लोगों का फॉर्मेट, इसमें यंग लोगों को मौका दिया जाता है। आप देखिए इंडिया ने अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा को रेस्ट दे दी, अभी उनके बिल्कुल यंग लड़के खेल रहे हैं। सो आपने क्या किया, आपने एजेड प्लेयर भी रखे हैं या सीनियर प्लेयर भी रखे हैं और जूनियर भी रखे हैं। अब आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे सीरीज में कि हम जूनियर खिलाएं या सीनियर खिलाएं, तो खिचड़ी बना दिया आपने। कंफ्यूजन प्लान आपका क्लियर होना चाहिए, टोटली कंफ्यूज सिलेक्शन। तो अहमद, इसमें प्लेयर्स टू वॉच कौन से हो सकते हैं? कौन सा टैलेंट आपको लग रहा है कि निखर के सामने आने वाला है? बैटिंग में कोई आने वाला है, बॉलिंग में कोई आने वाला है? देखिए एक तो साइम अयूब से बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का। आजम खान एक बार फिर सिलेक्ट हुए, वो उनकी बैटिंग पावर रेटिंग है बहुत कमाल है। अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा टैलेंट है, इज अ वेरी गुड, भांजे हैं उमर गुल के। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़के नए सिलेक्ट हुए ये आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करें। चलें जी, अब दुआ है कि जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट सीरीज हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और जीत कर दिखाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सती साहब, बता रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद लगाकर बैठे कि इंशाल्लाह हम भी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को इस बार हरा कर ही आए और उसके बाद जो T20 सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड में उस पर भी कामयाबी के झंडे गाड़े। तो बहरहाल जी यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। तो हम लोग ब्रेक में कुछ खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे थे, मैं और शेर मानो, और मुझे याद आया कि अब काफ़ी देर हो गई यार, हमने अपने प्रोग्राम में अब खाने का जिक्र नहीं किया। हाँ, कोई खाने पीने वाली चीज़ की जो है वो कोई आइटम, कोई सौगात हमने नहीं दिखाई। तो मशहूर सौगात है हैदराबादी रबड़ी। इस हवाले से एक बड़ी ख़ास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। हैदराबाद की एक पहचान रबड़ी भी है। सादा और पिस्ता फ्लेवर में तैयार होने वाली रबड़ी की मीठी मीठी खुशबू दिल को खूब भाती है।
रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले खालिस दूध लेकर उसे बड़ी कढ़ाई में 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है, जिसके बाद इसमें शक्कर डाली जाती है। उबलने के बाद जब दूध इंतहाई गाढ़ा हो जाता है तो उसे पहले निकाल कर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद रबड़ी का जायका और भी अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छी रबड़ी है, बहुत बेहतरीन है, मौसम के हवाले से भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अभी हम आए यहाँ खाने के लिए, मौसम भी इंजॉय करने के लिए आए। हैदराबाद की खास सौगात है, पूरे मुल्क से लोग खाने आते हैं और बहुत बेस्ट रबड़ी है। ये इधर से गिफ्ट भी जाता है पूरे मुल्क में। हैदराबाद में क़याम पाकिस्तान से 1 साल बाद 1948 में कायम होने वाली रबड़ी की कदीमी दुकान में रोजाना 40 से 50 मन दूध से रबड़ी तैयार की जाती है और शहर हैदराबाद समेत अंदरून मुल्क से ग्राहकों का इस दुकान पर तांता बंधा रहता है। ये मेरे परदादा ने 1948 में हाजी रबड़ी स्टेब्लिश की थी। पहली ब्रांच जो हैदराबाद में हाजी रबड़ी खोली थी वो मेरे परदादा ने खोली थी। रबड़ी बनने का प्रोसेस ये होता है कि हम एक इक्विपमेंट के अंदर 10 किलो दूध डालते हैं और उसको पका पका कर इसकी रबड़ी बनती है। हैदराबाद की रबड़ी पूरे पाकिस्तान में बल्कि अब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाने लग गई है और प्लास्टिक वाले में, मट्टी के कुल्हड़ के अंदर और टिन पैक के अंदर बाहर मुल्क जो जाती है वो टिन पैक के अंदर रबड़ी जाती है। हैदराबाद की रबड़ी पहले रिवायती मिट्टी के बर्तन में फरोख्त की जाती थी, जिसकी जगह अब प्लास्टिक के बर्तन ने ले ली है। बैरून मुल्क रबड़ी ले जाने वालों के लिए खास तौर पर ऐसे टिन पैक तैयार किए गए हैं जिसमें रबड़ी 15 रोज तक खराब नहीं होती और यूं हैदराबाद की रबड़ी दुनिया भर की सैर भी कर लेती है। कैमरामैन मानी पठान के साथ वारिस बिन आजम, सुनो पाकिस्तान, हैदराबाद। वाह वाह वाह, क्या बात है वारिस बिन आजम, क्या खूबसूरत रिपोर्ट तैयार किया। कब खिला रहे हैं फिर रबड़ी? इतनी मजे की रबड़ी। वारिस को लाहौर आना पड़ेगा लेकर हैदराबाद से। आपने खाई है? आते आते खराब हो जाएगी रबड़ी। आपने खाई हुई है पहले? मैं हैदराबाद की तो नहीं खाई, रबड़ी तो खाई हुई है। अच्छा हाँ। बिल्कुल। और इसमें ये मुझे ना कोई स्पेशल किस्म की लग रही थी क्योंकि इसमें शहरबानो मेरे से पूछ रही थी जब वो रिपोर्ट चल रही थी कि ग्रीन कलर क्यों इसमें ऐड किया गया है। मेरे ख्याल से कलर ऐड किया गया, तो वो पिस्ता था बेसिकली। इतना ज्यादा पिस्ता? हाँ, स्पेशल हैदराबादी रबड़ी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फिर स्पेशल ऐड होना ही था ना, तो उन्होंने ज्यादा मिकदार में पिस्ता ऐड कर दिया जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा ग्रीनिश टाइप हो गया। बहुत मजे की लग रही थी। और कुछ लोग पता है आपको रोटी के साथ रबड़ी खाते हैं। वाह वाह, ये कौन है? कुछ लोग मैंने देखा बहुत सारे लोग रोटी लेते हैं, प्लेन रोटी, और रबड़ी को उसके साथ खाते हैं। और वो अच्छा, पहले मैं भी नहीं खाती थी, तरीके तो बहुत हैं खाने पहले मैं भी नहीं खाती थी, फिर जब मैंने देखा तो हमारे अंकल खाते थे, मैंने उन्होंने कहा बेटा आप एक नवाला लें, मैंने लिया, बहुत मजे का था। ठीक है जी, ये तो होगी खाने पीने की बातें। अब खाने पीने की बातों से अब आते हैं कोई तालीम की बातों की तरफ। तो आज हम आपको एक खबर के बारे में बताएंगे। वो खबर ये है कि एक शख्सियत ऐसी है बिल्कुल, स्कूल्स में प्रिंसिपल्स अक्सर देखी होंगी आपने। हाँ जी, अक्सर पाई जाती है स्कूल में। हाँ, और प्रिंसिपल से बच्चे डरते भी हैं, उनका एक खौफ भी होता है, उनका एक बड़ी मतलब उनकी जानिब से एक सख्त सा एक बनाया जाता है उनका। हाँ, उनका इमेज जो है वो बिल्कुल पर्सनैलिटी हमेशा इतनी रोबदार होती है कि स्कूल में जब भी किसी प्रिंसिपल का नाम लिया जाता है ना तो वैसे बच्चों की जान निकल जाती है कि लो जी प्रिंसिपल का जिक्र हो गया। नाम पूरे एशिया में रोशन किया गया है प्रिंसिपल की जानिब से। उन्होंने एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव के प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर साबित किया है कि पाकिस्तान किसी भी मैदान में दुनिया से कम नहीं और दुनिया का मुकाबला कर सकता है। और एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शानदार असातिज़ा और मुअल्लिमीन की कोशिशों को तस्लीम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्तान से बिन सईद के हवाले से, और जिन्होंने जो कि मुल्तान में रहती हैं और कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रही हैं बिनिश, और बहुत ज़बरदस्त हमारी तरफ से तो बड़ी बड़ी मुबारक बिनिश साहिबा को कि यकीनन वो बतौर प्रिंसिपल जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं उसका इतराफ़ पाकिस्तान के अलावा और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी हो रहा है। और ये अवार्ड जो है ये यकीनन आपको इसी स्पिरिट के साथ ज़िंदगी में मूव ऑन करने की जो मज़ीद इंस्पिरेशन है वो देगा। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर इंडिविजुअल्स। उन्होंने एशिया में हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बल्कि इन्होंने एक एग्जांपल भी सेट की है कि वो स्कूल प्रिंसिपल्स जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैं और शहरबानो जिक्र कर रहे थे कि जिनका नाम सुनते ही जान निकल जाती है वो भी इस तरह से एक अच्छा और सॉफ्ट इमेज अपना बने और इसी तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिनिश सईद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बिनिश, सबसे पहले तो आपको आपकी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बताएं कि ये अवार्ड है क्या और किन लोगों को दिया जाता है, मुकाबले में कितने लोग शरीक थे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने मेरे काम को
रिकॉग्नाइज करवाया, और ये सब ब्लेसिंग्स अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सक रहा होता। तो लेकिन ये है कि आप अपना काम करें और अपने काम को मनवाएं, ये एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इंटरनेशनली भी ऑनलाइन टीचिंग भी करती रही हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो भी एजुकेशन से रहा है। मेरी मदर एजुकेशन ऑफिसर थी यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुल्तान में, और उसके बाद फिर एजुकेशन शुरू से ही घर से ही बिल्कुल इसकी तालीम और हर चीज़ मिली है, और उसी को मैं लेके चलती रही हूँ। और आगे जो है यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन आप जो है वो वर्क करते हैं, तो वो आपकी रिकॉग्नाइजेशन खुद ही जो है वो आपकी इंटरनेशनली। अच्छा बेनिश, हमें बताइएगा इस मुकाबले में कितने मुल्कों के लोग शरीक थे? जी 15 मुल्कों के लोग थे जी, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जी मुझे ये एजाज़ दिया। और बेनिश ये भी बताइएगा कि किस तरह से एवेलुएट किया जाता है, कौन सी खसूसियात हैं जो एक अच्छे प्रिंसिपल में होनी चाहिए या किसी भी प्रिंसिपल में होनी चाहिए जिसके बाद वो इस तरह के अवार्ड के मुस्तहिक होंगे? देखिए जी माशाल्लाह एक से एक काबिल इंसान है हमारे पास इधर, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल हैं और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूँगी कि अपने काम को करके बताना और दिखाना बहुत लाजमी होता है। अगर आपने वर्क हार्ड किया है लेकिन आपने उसको कोई उसका किसी को नहीं पता, तो वो वर्क हार्ड सिर्फ आपको पता या अल्लाह को पता। लेकिन द थिंग इज दिस कि आपको जब आपके प्रिंसिपल हैं तो आपकी हर चीज़ में से नजर आना चाहिए कि आपने अपना काम किया है। जी बिल्कुल बेनिश, आपकी कारकर्दगी नज़र आ रही है जी, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। हम ये चाहेंगे कि जाते जाते हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर आपका कोई कमेंट। हम देखते हैं कि दो तरह के यहाँ पे निज़ाम तालीम है, एक थोड़ा एलीट स्कूल है, एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, तो किस तरह का निज़ाम होना चाहिए निज़ाम तालीम की जब हम बात करते हैं? देखिए जी बात इतनी सी है कि ए लेवल्स का चल रहा है, ओ लेवल्स का चल रहा है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बाहर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज वो उसको वहाँ कम्पीट कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे है वो मैट्रिक सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे अपने बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और फेडरल बोर्ड बहुत अच्छा है, हमारा लोकल बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मुल्तान बोर्ड है बहुत अच्छा है। यानी आप सेटिस्फाइड? तो बच्चों को जी बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा बेनिश, आप बताएं कि आप स्ट्रिक्ट वाली प्रिंसिपल हैं या फिर आप स्वीट वाली प्रिंसिपल हैं? मैं ज्यादा स्वीट वाली हूँ लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हूँ। इसका मतलब है कि जिसने भी हमें अवार्ड लेना है उसको स्वीट होना पड़ेगा। हम अभी आपके जब इंट्रो कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि हमें प्रिंसिपल का नाम आता था, हम डर जाते थे कि बड़ी सख्त सी प्रिंसिपल आ रही है या प्रिंसिपल आ रही है। बिल्कुल ऐसी जी मैं आई एम वेरी फ्रेंडली, और बच्चों को देखें जो प्यार से हम सिखा सकते हैं। बेशक वो पहले एक जमाना था जिसमें मार ही चलती होती थी और फिर हम सुनते भी नहीं थे शायद पहले वाले। बिल्कुल, हम भी आपके इस मैसेज में आपके साथ है थी, मार नहीं प्यार। और बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और हमारी दुआएं नेक बनाए, आपके लिए बेस्ट विशेस। और यहाँ पर शेर बानो ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और अब सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो इलेक्शन की गहमा गहमी है, और इसी मुनासिबत से स्टूडियोज में टाइम हुआ चाहता है फेस टू फेस होने का। तो ओवर टू यू अनीक नाजी एंड अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। मैंने आपका नाम राना अजीम ठीक लिया है? जी जी जी। अच्छा ये आज हमारा फेस टू फेस है, और उसमें जो आपको पता है कि सियासी बहस हम करते हैं, मैं और अनीक नाजी साहब मेरे मोहतरम साथी, पीर से जुमे तक सुबह 10:05 पे ये हमारा छोटा सा सेगमेंट होता है। आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी कहने को है, लेकिन जलसे जुलूस तो हो नहीं रहे हैं, मगर इस हवाले से ज़्यादा शोर मच गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पहले भी मुतनाज़ा थे, कुछ पार्टियां उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रही थीं, अब वकला ने भी उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और आज इस पर हम बात करेंगे। क्यों नाजी साहब, ये मौजू जो है ख़ासा हॉट है इस वक्त के। जी बिल्कुल, ये रौनक असल में लगी रहती है जब तक ये हो नहीं जाएंगे, पोलिंग हो नहीं जाएगी, इलेक्शन हो नहीं जाएगा, बस ये एक कभी ये प्रेशर ग्रुप उठेगा, कभी वो प्रेशर ग्रुप उठेगा। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है फैक्चुअली ही अगर गलत हो, उसमें एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आबाई इन्होंने अपने हल्के को 2 नशिस्तें दे दी हैं जो कि उनका हल्का ही नहीं था, वो सरगोदा के हैं। कहा यह गया कि झेलम है इनका आबाई हल्का, फैक्ट ही गलत है, तो इंसान इस पर क्या बात। अच्छा नाजी साहब, बात ये है कि झेलम की आबादी जो है
वो 13 लाख से कुछ ज़्यादा है। वहाँ 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं। हाफजाबाद की भी तकरीबन इतनी आबादी है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1 सीट है। अब लोग ये कह रहे हैं कि एक ही आबादी में एक जगह 2 सीटें, एक जगह सिर्फ 1 सीट, और 80% जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उस पर एतराज़ात हैं। और उसको लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब जो भी एतराज़ात हैं, जो हल्के की बाउंड्रीज तय हो गई हैं, वो इस इलेक्शन के लिए तो तयशुदा है, हतमी है, लेकिन बाद में इलेक्शन होने के बाद हम इन पर एतराज़ात सुनेंगे। पहले तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कह रहे थे कि हमें यकसा मौक़े हासिल नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हों। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े का तो मुतालबा नहीं कर रही थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में हमें हासिल नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तो बहुत सी शिकायत हैं और वो इनसे मुतअद्दिद बार जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुके हैं। अभी 2 चीज़ों को हमें मिलाकर देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अरकान असम्बली, साबिक़ अरकान असम्बली, चाहे वो कौमी हो या सूबाई, उन पर क्रैक डाउन जारी है। मसलन ये कि उनको कहा जा रहा है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं। अब पता नहीं वो खुद से शामिल हो रहे हैं या इंतज़ामिया का दबाव है, लेकिन तासुर ये है कि इंतज़ामिया का दबाव है। जैसे सियालकोट में उस्मान डार के घर पे पुलिस ने धावा बोला, गुलाम अब्बास साहब के डेरे पे धावा बोला, इस तरह सियालकोट और गुजरांवाला में भी एक साबिक जो खुर्रम एजाज चट्ठा हैं उनके घर पे धावा बोला पुलिस ने। तो ये पुलिस जो पूरी पुलिस गर्दी है कि तमाम अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे, उनके डेरे सील किए जा रहे हैं, उनके घरों में घुसा जा रहा है। शफीक कराई जो लोधरा से हैं, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता हूँ। खुशाब से एक साहब हैं, वो शामिल हो गए मलिक एहसानुल्लाह टवाना IPP में। यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो तमाम अरकान असम्बली हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनको IPP में शामिल कराने के लिए इंतज़ामिया का बहुत दबाव है। और ऐसी सूरत में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर रहा कि निगरान हुकूमत को पाबंद करे कि जो पुलिस जो है दबाव डाल रही है इससे रोका जा सके। इस हवाले से जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा सिकंदर सुल्तान, इनकी जो हैसियत है बहुत ही मुतनाज़ है। मेरा ख्याल में मैंने तो अपने 30 साल करियर में कोई इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं देखा जो इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका हो। अगर उनसे जो वकला तंजीमें कह रही हैं कि आप इस्तीफ़ा दें, बार कौंसिल कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, हालांकि इन जगह जो वकला की क़यादत है वो नून लीग की सपोर्टेड है। वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, एहसन भून साहब जो कि नून लीग से वाबस्ता हैं, उनकी सपोर्ट से जीते हैं। तो ये शकूक व शुबात भी पैदा हो रहे हैं, क्या नून लीग चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की वजह से? क्या आपका क्या ख्याल है नाजिर साहब? बिल्कुल भी नहीं जी, नून लीग क्यों चाहेगी कि इलेक्शन आगे हों? ये बुनियादी तौर पे वो एक नुक्ता, ये जो इलेक्शन ना होने का, मिसाल के तौर पे हमने कल एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान, वो तो मिन्नत तरलों पे उतर आए ट्वीट करते हुए, उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते इलेक्शन आगे ले जाएं। ये इलेक्शन को डिले करने का बहाना, इलेक्शन ये जो है ना कि ये हल्का यानी फैक्चुअली इल्ज़ाम ही गलत है। अगर आपने फसाद करना हो, बहाने हज़ार हैं। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ आके बैठते हैं, वो एक आदमी आता है, वो लड़का नौजवान, वो ब्रश लेके हमें पाउडर शाउडर हमारे चेहरों पे लगाता है। अब अगर हमने नहीं करनी बात तो फटा ही डालना है ना, तो आप डाल दें कि यार मैंने तुम्हें देखा सब ब्रश से तुम जूते साफ करते हो इस ब्रश से तुम ये तो आपने हमारा साफ करते हो, आपने हमारा राज फाश कर दिया कि हम पाउडर लगाकर बैठ, फसाद ही करना है ना जी जी। तो ये फसाद करने के वो बहाने हैं कि अब ये आपको याद इस वक्त आ रहा है कि, और इल्जाम आप गलत लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का जेलम है जबकि वो सरगोदा है। वो इल्जाम ही आप गलत लगा। ये कौन है जो सारी वकला तंजीमों को एकदम इकट्ठे करके, लेकिन अगेन मैं इस पे कुछ तशवीश बहुत ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं है कि ये प्रेशर ग्रुप्स उठते रहें, इनकी मतलब दबाव डालते रहें, इनका हक है ये अपना जो मर्जी मुतालबा करें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो घर चला जाए। हमारे यहाँ तो वैसे कानूनी तरीका क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इस्तीफा न दें तो उनको हटाने का कानूनी तरीका क्या है? नहीं, मुझे हैरत इस बात पे है कि जिस मुल्क में 1988 के इलेक्शन हुए, जहाँ पे 90 के इलेक्शन हुए, जहाँ पे 93 के इलेक्शन हुए, जहाँ 97 के इलेक्शन हुए, 2002 के इलेक्शन हुए, वो तमाम के तमाम इलेक्शन जिनको बहरहाल वो इलेक्शन हुए कंट्रोवर्शियल थे, बताज़ा थे, और अगर ये कहा जाए कि वो यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इससे ज़्यादा कोई मुतनाज़ा आदमी नहीं हो, तो मैं सिर्फ हैरत का इज़हार कर सकता हूं। तो नाजिर साहब, इलेक्शंस हमारे यहाँ इलेक्शन ही मुतनाज़ा होता है। जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें नवाज शरीफ और मरियम जेल में थे, माना,
लेकिन नून लीग की बाकी क़यादत कैंपेन कर रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी, उनका पार्टी सिंबल मौजूद था। अब तो ये खदशा है कि तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेंगे, उनको उनकी वफादारियां बदलाई जा रही हैं, उनका अभी तक इलेक्शन सिंबल फाइनल नहीं हुआ। मुझे ये सारी गुफ्तगू जो आप करते हैं, मैं यानी ये नुक्ता नज़र है, आप नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारे एक जो बातें उठा रहे हैं ये अपने असूल के मुताबिक बहुत सी यानी बातें, इस पर आप एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस हैरत मुझे सिर्फ इस बात पे होती है कि जब यही सब कुछ दूसरों के साथ होता है, आपके हक में होता है, दूसरों के साथ होता है, तो उस वक्त ये सारी बातें जस्टिफाइड क्यों हो जाती हैं? जिस वक्त 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में साल हा साल टीवी पे हजारों घंटे लेक्चर दिए गए कि इदारे और एक पार्टी चोरों और डाकुओं के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी है, लिहाजा चोरों और डाकुओं के खिलाफ जो भी कानून से मावरा भी कुछ करना पड़े तो वो जायज है। जंग बना दिया गया, इसको जंग बना दिया गया। लेकिन माज़ी में अगर कोई काम गलत हुआ तो क्या अब भी गलत होता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज भी उस नुक्ता नजर से रुजू करने पर आप मतलब ये नुक्ता नजर वाले आज भी उस नुक्ता नजर से रुजू करने के लिए तैयार नहीं है। झगड़ा उनका ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो अमल हो रहा है ये क्यों हो रहा है। झगड़ा ये है कि ये अमल उनके साथ क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा। झगड़ा ये है कि वो जो हमारी मदद, वो जो हिमायत, वो जो सरपरस्ती 2018 में थी, आज भी वैसी की जाए और बाकी जमातों के साथ भी वही सलूक किया जाए जो 2018 में किया गया था। झगड़ा इस बात का है। वैसे आपको नहीं लगता, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, उसी सांस में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे करते हैं। नहीं, अब कौन कह रहा है इलेक्शन आगे करना? तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये जो कुछ तंजीमें कह रही हैं ये बड़ी मशकूक। ये जो अभी मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई, ये जो ऑर्डर हुआ था, ये मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर तो नहीं था। आगे आ जाइए, वो तमाम दानिश्वर जो सोशल मीडिया पर चिल्ला कर कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते इलेक्शन आगे कर दो, क्या वो रवायती तौर पर नून लीग की हमायत करने वाले या फजलुर रहमान की हमायत करने वाले या पीपल्स पार्टी की हमायत करने वाले हैं? नहीं, ये सारे वो स्कॉलर्स हैं, ये सारे वो जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अरसे दराज से ओपनली एक तरह से पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स का काम करते रहे। नहीं, वैसे कामरान खान का आपने हवाला दिया, वो नहीं, वो कहले नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पूरी एक ब्रिगेड, ये तो पूरे दर्जनों के हिसाब से लोग भर्ती किए गए थे ना, जो आज तक बैठे हैं। आपको इसमें किसी साजिश की बू आ रही है कि कुछ हल्के ऐसे साजिश? इलेक्शन देखिए, साजिश तो वहां हो जहां साजिश करने वाले खुद जानते हो कि वो चाहते क्या है। यहां तो इतना इंतशार है कि अगर आप इनसे किसी भी नुक्ता नजर से बैठ के गुफ्तगू करें तो आप यकीन करें कि उसके अलावा कि उन्हें वही मदद चाहिए जो 2018, अब ये बात वो खुलकर कह नहीं सकते। नतीजा ये है कि वो जो भी बात आपको लगेगा कि वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या चाहते। वैसे मुझे ये लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, वो ज़रूर चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हो, क्योंकि जितना वक्त गुजर रहा है तहरीक इंसाफ का क्रैकडाउन ज़्यादा हो रहा है और उसके लोग तोड़ कर तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नून लीग के साथ भी हाथ होने जा रहा है, क्योंकि असल जो बेनिफिशरी है सारी सूरत हाल की वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसके सरबराह अलीम खान और जहांगीर तरीन है। क्या अगले, मुझे तो ये लगता है कि अगर इलेक्शन डिले होंगे और तहरीक इंसाफ की इसी तरह तोड़फोड़ जारी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख़ास तौर से इलेक्टेबल्स जो हैं वो शामिल कराने का कोई मिशन लिए बैठा है, और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो रास्ते ढूंढ रही है इधर से उधर से कि इलेक्शन जो है 1-2 महीने के लिए और मुलतवी हो जाए ताकि तहरीक इंसाफ को मज़ीद तोड़ा फोड़ा जा सके। वैसे क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर नवाज शरीफ खुद एक स्टैंड ले लें एक बासूल सियासतदान के तौर पर कि तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ बंद की जाए, उनके ऊपर पुलिस के छापे बंद किए जाएँ? और ये कहे ना, असल बात ये है, ख्वाहिश ये है कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाना शुरू कर दे, खुल के चला। अच्छा है, इससे उनका ये बहुत कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। सिविलियन सुप्रीमेसी बनेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। नवाज शरीफ जो है वो बल्कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू कर दे, उसके बाद वो रज़ाकाराना तौर पे पीपल्स पार्टी वाले वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दे। मौलाना फजलुर रहमान पख्तूनख्वा में पीटीआई को अपना सरबराह नहीं फेयर कंपटीशन। मैं बता रहा हूँ कि ये जो सारा नुक्ता नजर है, ये असल बात करें ना, ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि मुझे लगता है, ये आपको लगता नहीं है, ये बड़े जोर की ख्वाहिश आई हुई है। अच्छा, और वो ये बेबसी की ख्वाहिशात हैं, वो अगेन वही चूंकि फिक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इसलिए अब ख्वाहिश ये है कि चूंकि अब लड़ तो पा नहीं रहे, 2018 वाली सरपरस्ती नहीं मिल रही, उस तरह बाकी लोगों को जेलों में नहीं फेंका जा रहा, हमारे उस तरह से सरपरस्ती, लिहाजा अब वो जो सरपरस्ती करते थे वो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अब जिनकी सरपरस्ती हो रही है उनको ये चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर खड़े हो। मगर देखिए भाई मेरे, जिस वक्त आप दूसरों को, जब आपका लबो लहजा ये रहा हो कि तुम्हारे
बाप में अगर तो तेरे बाप से वो लेकर रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। जब आपका लबो लहजा ये रहा हो कि तुम्हारे बाप का पैसा जो तुमने उजाड़ा, जब आपका लबो लहजा ये रहा हो कि तुम्हारे में हिम्मत है, बाप के हो तो सामने आके मुकाबला करो, ये है वो लबो लहजा, यहां से वो खमीर उठता है पीटीआई। तो इससे ये बात जायज हो गई लहजे से तहरीक इंसाफ को सरकारी तौर पे क्रश कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब आप देखिए, जब आप अपने जैसे ही एक आदमी कानून को तोड़ता है, इशारा वो बेशक सड़क पे तोड़ दे, तो फिर उसके बाद जब उसको पुलिस रोकती है तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स का शोर नहीं मचा सकता कि मुझे आज़ादी से घूमने और फिरने की आज़ादी है, आप मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जैसे ही उसने कानून तोड़ा वो अपनी बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हो। मतलब आप कहना क्या? एक आदमी जिसने कानून तोड़ दिया, एक आदमी जिसने यानी फसाद पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, वो आदमी अपने इंसानी हकूक की जब दुहाई देगा तो इस बात को संजीदा दुनिया में कौन लेगा? नहीं, मगर ये कि 100-150 आदमियों को आप अगर कानून तोड़ा सजा दे 9 मई के वाकयात में, पूरी पार्टी को, एक पार्टी है जो विफाक को इकट्ठा रख सकती है, केपी में, पंजाब में, सिंध में उसकी जड़ें, आप सारी पार्टी को क्रश कर रहे हैं। ये फसाद, इसके पीछे शर है, इसके पीछे फसाद है। आप देखिए सोशल मीडिया पे वो तमाम लोग जिनको मीडिया वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्होंने हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान के घरों के पते ऑनलाइन नशर कर दिए, लोगों से अपील की कि इन घरों पे जाके हमले करो। ये जब आपका अंदाजे सियासत होगा, उसके बाद आप ये दुहाई नहीं दे सकते कि मेरे बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ पार्टी को पाबंदी लगा देते हैं, कानूनी तौर पे ममनुआ तो नहीं है, लेकिन उससे सलूक आप ममनुआ तंजीम वाला कर रहे हैं। ममनुआ तंजीम से आगे बढ़ के करना चाहिए। जो इन्होंने हरकतें की हैं, जो इन्होंने सलूक किया है, जो गालम गलोच इन्होंने जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शामिल कर दी है, जो इन्होंने दलील और मंतक को जिस तरह से यानी सियासी बहस से आउट कर दिया हुआ है, सिर्फ जज्बात, और जज्बात भी सिर्फ और सिर्फ ये वही वापसी वाले जज्बात कि हमारी सरपरस्ती करो, उसके बाद तुम्हें जो जी चाहे। लेकिन देखिए माजी में भी ऐसा होता रहा कि जज्बात पंजाब, इसका मतलब तो जाग पंजाब क्या है? तेरी पग नू लग गया दाग, ये नारा तो नवाज शरीफ ने लगाया, नून लीग ने लगाया। नहीं, वी मस्ट नॉट जंप अराउंड लाइक अ यंगस्टर्स। पहले एक चीज तय कर लीजिए, जो बात हम कर रहे हैं, जज्बात तो उन्होंने भी उभारे हैं, जज्बात तो सभी उभारते हैं। मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा हूं कि आप दूसरी ये जाग, पंजाबी जाग मिसाल के तौर पे अभी आपने कहा, तो क्या वहां से कभी कोई ये आवाज भी आई कि फलाना सरकारी अफसर हसास इदारा का, इसके घर पे जाके अटैक कर दो? उन्होंने कभी पेट्रोल बम चलाए? उन्होंने कभी शोहदा की यादगारों की जाके बेहुरमती की? उन्होंने क्या कभी हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान के नाम लेके लोगों से मुतालबा किया कि जाके इसके खिलाफ बगावत कर दो? तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उस पे जो कुछ हो रहा है, क्रैकडाउन, ये जायज है? मैं ये जमहूरी है, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इंतशार की तरफ जाते हैं, सिविल वॉर की तरफ जाते हैं, बगावत की तरफ जाते हैं, तो आप अपने तमाम सियासी और इंसानी हकूक से महरूम हो जाते हैं। अगर उसके बावजूद आप जमहूरियत और सियासत का नाम लेके अपने लिए आज़ादी चाहते हैं, तो फिर वाकई जो जेलों में बंद वो तमाम लोग जिनको फसाद के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, फिर उनको भी छोड़ दें, उनके भी फिर कोई इंसानी हकूक होंगे। देखिए बात ये है, लेकिन क्या ऐसी सूरत में फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? फिर आपने एक पार्टी को बिल्कुल इंतशार का एक तरफा वॉक ओवर दे रहे हैं आप दूसरी पार्टियों को, तो फिर ये इलेक्शन तो ना हुए, फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि 2018 में जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त कोई फायदा हुआ था इलेक्शन करवाने का? उससे पहले 2000 लोग जेलों में नहीं थे उस वक्त, एक पार्टी का निशान छीनने की कोशिश नहीं की गई थी उस वक्त। सिर्फ देखिए, आप इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए कि मुस्कुरा के आदमी ये कह दे कि 2018 के इलेक्शन में वो जुल्म नहीं हो रहा था जो आज हो रहा है। बड़ा जिगर चाहिए। क्रैकडाउन था, पुलिस घरों में घुस रही थी, जैसे उस्मान डार के घर में घुस गई, गुलाम अब्बास के डेरे पे, बड़ा इसके लिए दिल और जिगरा चाहिए कि जब नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ वापस आया, लाहौर एयरपोर्ट पे जिस तरह की इंतजामिया और जितनी पुलिस और जितने वो यानी सलामती के इदारे वहाँ मौजूद थे, वो ऐसा लग रहा था जिस तरह कोई ट्विन टावर्स पे अटैक करने वाला हाईजैकर उसामा बिन लादेन आ गया है। और उन तमाम मनाजिर को आप भूल गए, और उसके बाद उस तमाम पार्टी के साथ 2018 में हुआ, चूंकि ये उनके साथ पहले भी हो चुका था 12 अक्टूबर के बाद, तो इसलिए वो हमारी आंखें वो मनाजिर देखने की आदी हो गई। लेकिन उन्होंने उनके साथ ये हुआ, लिहाजा ये जीती पिछले इलेक्शन में पंजाब से। ये नहीं है कि उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, उनके अरकान असम्बली को पार्टी तब्दील करा ली गई। 2018 में वो सब कैंपेन भी चलाते। अगर आप भी उनसे सीखें, पीटीआई वालों को चाहिए कि वो एहतजाजी सियासत करना, पीटीआई वालों को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी से सीखे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उन्होंने जो अंदाज इख्तियार किया उनसे सीखे, नवाज शरीफ से सीखे कि एहतजाजी सियासत होती क्या है।
वो चल पड़े मुर्तज़ा भुट्टो के रास्ते पर। तो मुर्तज़ा भुट्टो के रास्ते पे आप चलेंगे तो मुर्तज़ा भुट्टो का अंजाम ही होगा, इसके अलावा हो नहीं सकता। आप जब इंतशार की बात करते हैं ना अदनान आदिल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जितने ये बगावत और इनकलाब वाले लोग ये जो उसकी हिमायत में है ना, अगर ये हो गया, अगर ये हो जाता तो इनके घरों में काम करने वाले मुलाजिम, माली, ड्राइवर, खानसामों ने इनकी पिकअप, मतलब इन्होंने बच जाना था। जब ऑर्डर टूटा अदनान आदिल साहब, तो मुझे ये बताएं, आप ये बताइए अनारकी कि अगर मौजूदा आती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ सुथरे फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इलेक्शंस जिस तरह के यहाँ पे फेयर एंड फ्री एंड फेयर होते हैं उस तरह के हो जाएंगे, उस तरह के हो जाएंगे, बिल्कुल यानी हो जाएंगे। जो आइडियल होते हैं वो नहीं होंगे इसका। हाँ, तो आप आइडियल इंतखाबात के लिए क्या चाहते हैं? पेट्रोल बम चलाना चाहते हैं? नहीं, कैंपेन की इजाजत तो होनी चाहिए ना। तो कैंपेन करें, कौन रोक रहा है आपको? वो तो पुलिस उठा के ले जाती है, डेरे सील कर देती है। यार ये अब ये देखें ना, इनकलाब जो है करने वाले शिकवा ये करते हैं कि हम तो इनकलाब लाने आ रहे हैं, पुलिस पड़ के बड़ा मार दिए, एहतजाज नहीं हुआ, वहां पे भी छापे पड़े। पुलिस को चाहिए कि इनकलाब लाने में हमारे से ताउन जिलों में बिल्कुल एहतजाज हुआ। ये वही बचपना है, कैसे इनकलाब ला, पुलिस को चाहिए हमसे ताउन करे जी, हम इनकलाब लाना चाहते हैं। मतलब ये कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल माइनस करके पाबंदी लगा के इलेक्शन करा दे। बिल्कुल नहीं, तहरीक इंसाफ को चाहिए और कि सीखे एहतजाजी सियासत क्या होती है। मैं गुजारिश किए तो चला जा रहा हूं, 97 में के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ था? टोटल 17 नशिस्तें लेकर आई थी कौमी असेंबली में, क्या बेनजीर भुट्टो का कद कम हो गया उससे? तो 17 सीटें तहरीक इंसाफ को देके इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। मैं फिर ये कह रहा हूं कि पीटीआई को चाहिए कि वो सीखे, जो वो सीखने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो फिक्शन पर बिलीव करती है, क्योंकि वो जज्बात पर बिलीव करती है, वो उर्तुगल पर बिलीव करती है, वो फिक्शन और अल्टरनेटिव रियलिटी पर बिलीव करती है। और इस रवैये का जवाब, बगावत का जवाब जूते ही मारे जाते हैं, फिर दुनिया भर में कानून की हुक्मरानी ही लाई जाएगी, क्योंकि जब आप दलील, मगर मुझे दो ही तरीके होते हैं सर। इस तरह से फाशिज्म फैलेगा मुल्क में अगर आप जो है क्रैक डाउन करेंगे। फाशिज्म वो लाना चाहते हैं, मुल्क पुलिस स्टेट बन जाएगा। बिल्कुल, पुलिस स्टेट वो बनाते हैं जो फाशिज्म की हिमायत करते हैं, और ये सारे का सारा रवैया इसी को फाशिज्म कहते हैं कि हमारी मर्जी करो, हमारी मर्जी की हुकूमत लेकर आओ, वरना हम किसी को चलने नहीं देंगे। यही फाशिज्म होता है। और फाशिज्म होता क्या है? यानी आप जमहूरियत के नाम पे पूरी पीटीआई का खमीर है ही फाशिस्ट। वैसे ये सारी ख्वाहिशात, आप दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ आए, अगर फर्ज करें कि उन इतने सारे लोग कह रहे हैं, तमाम पार्टियां सिवाय नून लीग के और वकला तंजीमें, वो बाइज्जत आदमी के तौर पे इस्तीफा दे दें। ये बड़े कमाल की बात है, कमाल की बात है कि क्या इमरान खान ने कभी ये रास्ता अपनाया था कि एक बाइज्जत आदमी की तरह 2018 के नताइज कबूल करने से इनकार कर देता? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने क्या बाइज्जत तरीके से 2018 के नताइज कबूल करने से इनकार किया था? क्या उसने एक बाइज्जत तरीके से आदमी की तरह ये कहा था कि मुझे आरटीआई सिस्टम बैठाने की जरूरत नहीं थी? मैं इसको नहीं मानता दोबारा। मतलब जो इमरान खान ने किया वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं। बात ये है कि जब एक गलती पर आप खड़े होकर इसरार करके जस्टिफाई कर देते हैं तो आप अपने हाथ कटवा देते हैं, फिर आप दूसरे को ये कहने का हक नहीं रखते। वो सारे लोग जो असूल पर खड़े थे, कह रही है, बार उनको ये हक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, हट जाएं, अलग हो जाएं, क्या है? तो कोई और बार एसोसिएशन का पूरा हक है कि वो ये मुतालबा करती रहे, और चीफ इलेक्शन कमीशन का पूरा हक है कि वो उस मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है। पीपल्स पार्टी तो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो कह रही है पंजाब में हमें यकसा मौके नहीं मिल रहे। मुतालबे आप मानेंगे मेरे भाई, उनका हक है कि वो एहतजाज करते रहे, मुतालबे करते रहे, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी हक है कि वो किसी मुतालबे को माने, किसी को ना माने। मेरा ख्याल है कि हमारा क्या तरीका है कि चूंकि वो मुतालबे कर रहे हैं लिहाजा इनको घर चले जाना चाहिए। चूंकि अब कल मतलब हम बहुत से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आरिफ अलवी को घर चला जाना चाहिए, वो एक बाखलाक चला जाना चाहिए। अगर वो एक बाखलाक आदमी निकला, अगर वो उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी, वो सोच रहे थे कि मेरे कहने पे कोई अमल नहीं कर रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी बात नहीं मान रहा, कोई स्टाफ मेरी बात नहीं मान रहा, तो उन्हें भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, आज का वक्त जो है वो हमारी डिबेट का, कल इंशाअल्लाह फिर एक किसी नए झगड़े के साथ आएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और उसके बच्चों पर होने वाले असरात की। तो घर में मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा और बहस करना मामूल की बात है, लेकिन उनका बच्चों के जहन पर गहरा असर पड़ता है। घर में मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक बच्चे की ज़हनी सेहत से लेकर तालीम के मैदान में कामयाबी और मुस्तकबिल में दीगर लोगों से नए ताल्लुकात बनाने तक हर चीज़ को मुतासिर करता है। घर का माहौल, अहले खाना का आपस में बर्ताव और रवैये बच्चों पर गहरा असर डालते हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ और अमल से मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद सोचने समझने और फैसला करने के काबिल नहीं होते, इसलिए वही कुछ करते हैं जो कुछ वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं। चलिए जी साहब, इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो अहम गेस्ट मौजूद हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफाफ मंजूर और माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर घर की कहानी है, माँ बाप के आपस में झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लाउड भी होते हैं, दोनों में से कोई एक भी लाउड हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। बच्चों की परवरिश पर कैसा असर पड़ता है और कितना मुतासिर होते हैं बच्चे? Thank you very much, Sarosh, for having me here. You guys both are doing so good, Azim and Sarosh. Sorry, शहरबानो। अभी सरोज चल रहा था तो सरोज ही रह गया। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक इट्स वेरी सेंसिटिव एंड वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इट। बच्चे जो हैं उनकी जब परवरिश की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि देयर टू पार्ट्स, वन इज़ नेचर एंड वन इज़ नर्चर। नेचर मीन्स जो आपके फितरत में है, समटाइम्स हम जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, जो हमें सारी हमारी विरासत में चीज़ें मिल रही होती हैं। दूसरा पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एनवायरनमेंट या नर्चर। सो आप किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आम तौर पे हमारा ख्याल ये किया जाता है कि असल कहानी तब शुरू होती है बच्चे की जब वो स्कूल में जाता है कि हम उसे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा देते हैं, उसकी स्कूलिंग कैसी है। लेकिन इससे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे के अर्ली ईयर्स हैं, जो डेवलपमेंटल ईयर्स जिन्हें हम कहते हैं, और वो स्ट्रॉन्गली हमने रिकमेंड करते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं वो बड़े इस लिहाज से क्रूशल होते हैं कि उसमें बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। ऑल्दो वो पैसिव लर्निंग होती है। पैसिव लर्निंग से मुराद ये है कि जब बच्चा छोटा है, 6 माह का है, 1 साल का है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी जो रिसेप्शन है वो चल रही होती है कि वो एनवायरनमेंट से क्या परसीव कर रहा है। तो बड़ों का या जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये अभी कुछ भी रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं है और ये सीख नहीं रहा, लेकिन वो सब कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। बल्कि यहाँ तक कि बच्चा तो पैदा होने से पहले माँ के पेट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वह अपने एनवायरनमेंट से ले रहा होता है। और हेयरिंग इज़ द फर्स्ट सेंस जो कि वर्क कर रही होती है इनसाइड द मॉम्स वोम। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे के परवरिश के ऊपर ऑल्दो इफ़ेक्ट करती हैं, बल्कि उसकी डेवलपमेंट पे हमें कहना चाहिए, चाहे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो या उसकी मेंटल ग्रोथ हो, दोनों के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो। डॉक्टर अली, आपसे सवाल तो सेम है। आपके कमेंट से पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक अनाउंस कर दूं एक चीज़ के इस सेगमेंट में वो कॉल भी कर सकते हैं और वो भी अपनी राय दे भी सकते हैं और जो भी उनके सवाल आते हैं वो आपसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, आप कॉल कर सकते हैं। योर कमेंट अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर कि पेरेंट्स को घर में अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2-3 चीज़ें हमने समझनी है कि जहाँ पे भी जैसी भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमने लाइफ में जहाँ पे भी फ़र्ज़ करें तरक्की करनी है, हमने कुछ अपनी कुछ सेल्फ ग्रूमिंग करनी है या उसके अलावा हमने कुछ भी करना है, तो आप देखें कि इसके सारे जो हमें ताने बाने हैं वो बचपन से मिलते हैं। अगर आपका बचपन ठीक है, अगर आपको बचपन में कोई ट्रॉमाज नहीं है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप देखें कि आपकी पूरी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी पूरी लाइफ अच्छी गुजरेगी। देखिए लाइफ है तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जिनका बचपन ठीक गुजरा होता है, चाइल्डहुड में जिन लोगों को कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होती, जिनकी पर्सनैलिटी ज़रा स्ट्रांग बनी होती है, वो लाइफ के चैलेंजेस को बड़ी अच्छी तरह से वो फेस कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ देखें कि अगर किसी का बचपन ही कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ इमोशनल ट्रॉमाज रह गए, कुछ गैप्स रह गए, तो उसकी वजह से फिर हमारी पूरी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है। अब जहां तक बात है कि पेरेंट्स के झगड़ों की जो आपने बात की, तो देखिए बचपन में आम तौर पे बच्चे को सबसे ज्यादा बड़ा जो ट्रॉमा है वो क्या इससे ज्यादा हो सकता है कि पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं, बच्चा घर में है, एक दूसरे को वो ऑब्वियसली वो शाउट कर रहे हैं, अब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। तो आम तौर पे जब छोटे बच्चों की अगर बात करें तो वो तो ज्यादा बहुत ज्यादा और उनको कोई ट्रॉमाज नहीं होते। आम तौर पे कोई एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी बहुत हो जाए या बुलिंग हो जाए, उसके अलावा तो बच्चों का ज्यादा दुनिया के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो ज्यादा मसले जो बच्चों को होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने में या उनकी पर्सनैलिटी अगर ठीक तरह से ग्रूम नहीं कर सकी तो वो बहरहाल पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से होते हैं। अब अगर झगड़ों को हमने एक तरह से समझना है कि देखिए जो बच्चा है ना, अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे माइंड में शायद यहाँ के अलावा कुछ और सोचें भी चल रही हैं, रैंडम थॉट्स इंसान को आते रहते हैं। बच्चा जो होता है उसकी हमने जो जहनियत और नफ्सियात को समझना है कि बच्चा एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है। आम तौर पे हमें ये लग रहा होता है कि बच्चा एक रूम में बैठा हुआ है क्योंकि हम जरा थोड़ा सा लोअर वॉइस में शाउट कर रहे हैं और उसको पता नहीं चल रहा कोई प्ले स्टेशन पे लगा है या अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है, बच्चा अडल्ट से ज्यादा एब्जॉर्व करता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे माइंड में तो 100 ख्यालात चल रहे होते हैं, बच्चे का माइंड एक क्लीन स्लेट होता है। अब अगर पेरेंट्स जो हैं वो उन पे कुछ झगड़ा वगैरह हो तो वो सिचुएशन बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक होती है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बच्चों की क्रिएटिविटी खराब हो जाती है, बच्चा कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता, बच्चा बाज़ का शेम और गिल्ट में भी जा सकता है। स्ट्रेस वाला माहौल आपको घर में दिया जाता है, इससे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस तो लैक होता ही है।
आप दोनों से ये बड़ा अहम टॉपिक है, तो आप दोनों से सवाल है, तो इससे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपने देखी बच्चों में ज्यादा माँ बाप की शाउट करने से, माँ बाप की लड़ाई से बच्चों में आई? देखिए इसमें ना मुख्तलिफ तरह के मसले हैं। एक दो तरह से हम, एक तो क्लिनिकल इश्यूज होते हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, साइकोटिक इशू हो गया। दूसरे होते हैं नॉन क्लिनिकल इश्यूज जैसे कि कॉन्फिडेंस कम हो गया, बच्चा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके रिलेशनशिप खराब हो गए, उसको पता नहीं है कि लाइफ में कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, सोशल स्किल्स खराब हो गई। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। इसमें एक तो बच्चों को क्लिनिकल इश्यूज यानी कि डिप्रेशन, आजकल चाइल्ड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। मेरे पास आमतौर पे क्लिनिक में अगर लेट्स सपोज कि 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से कुछ 60 जो हैं या 65 वो बच्चे आ रहे हैं। अब बच्चों को, अब देखिए ना, इसको हमने रियलाइज करना है कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस भी स्लो हो सकता है स्कूल में। देखिए जी, वो तो एक नॉन क्लिनिकल इशू हो गए ना, लर्निंग प्रोसेस स्लो हो गया, कॉन्फिडेंस खराब हो गया, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई, ट्रॉमा हो गया, बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, बच्चा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा, स्कूल में उस वजह से बुली हो रहा है, उसकी जो स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, वो इंप्रूव नहीं हो पा रही, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो सारे मसले होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम क्लिनिकल साइड पर जाए तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ सिचुएशन हो सकती है। कई तरह के जो अमराज हैं वो जन्म ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा कि अब दो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नोक झोंक तो होती है, कोई ना कोई बहस तो होती रहती है, और मियाँ बीवी में तो वैसे भी होती रहती है। तो फिर सही तरीका कार क्या है कि इख्तलाफ भी करें और उसका जो है वो बच्चे पे उस तरह से असर भी ना पड़े? देखिए आपने जो बात की बच्चे पे असर पड़ने की, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला एक रिश्ता बच्चे के ऊपर एक्सपोज होता है वो माँ और बाप का होता है जी। और एक जो बेसिक नीड है किसी भी इंसान की फूड के बाद वो हेल्थ, सेफ्टी है और एक ट्रस्ट है। और ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले पेरेंट्स के साथ बिल्ड होता है, ठीक है। यानी हमने देखा है कि जिन फैमिलीज़ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होती हैं और ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स सेट करते हैं, उनके बच्चों में ट्रस्ट जो है वो आम लोगों से बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। यानी पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करना एक सबसे पहला ट्रस्ट है, और अगर आपका वहीं से वो ट्रस्ट वाला सिलसिला ख़राब हो गया तो उसके बाद तो आपको दुनिया में कोई भी पर्सन जो है वो ट्रस्ट वर्दी नज़र नहीं आता, या आपको ट्रस्ट कितना करना है और किस डायरेक्शन में करना है वो भी ख़राब हो गया। तो अब ये चीज़ जो रही कि आपस में जो नोक झोंक है वो कैसे की जाए और उसको किस तरह से किया जाए। देखिए इट्स वेरी नेचुरल, कोई भी जो दो लोग हैं वो कहीं भी रहें तो उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। exactly. अब कॉन्फ्लिक्ट्स की मैनेजमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे व्हेन यू हैव किड्स अराउंड यू। ऑफ कोर्स हमारे जो इस टाइम मसाइल हैं, अभी 2-4 दिन पहले भी मैं एक शो पे बात करी थी, डिप्रेशन पे बात करी थी। दे आर मल्टीपल इश्यूज़ राइट नाउ, आप बड़े ले लीजिए, छोटे ले लीजिए, तो डिफरेंट तरह से डिप्रेशन तो इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रेस भी है, बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं। हो सकता है जो मेल मेंबर है उसके पास बाहर से फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, बाहर के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। वो घर आता है, वो समझता है मेरा राइट है कि अब वो जो बाहर वाली सारी चीज़ें थी मैंने घर पे आके जो है ना वो शाउट आउट कर देनी है। अच्छा, जो घर में खातून खाना होती हैं उनका ये होता है कि मैं सारा दिन घर पे हूँ, मैं ये संभाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अब आप आए हैं तो आप देखें और वो आप संभालें। अच्छा, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपस में जो वो तकरार शुरू होती है, और वो कभी किसी रिश्तेदार के ऊपर कुछ भी व्हाट्सोएवर, यानी वो जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जब शाउटिंग होती है तो बच्चा डिफरेंट तरह से ले रहा होता है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाय नेचर सेंसिटिव भी होते हैं। अब वो शाउटिंग उनके कानों में कहीं इस तरह रह जाती है, उनके दिमागों में इस तरह से रह जाती है कि वो जो उनका सारा ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। और उनकी जैसे आपने अभी लर्निंग का बार बार जिक्र किया, तो आई एग्री विद दैट कि उनकी लर्निंग जो है इससे इस तरह मुतासिर होती है कि जब आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाता है, आपका जो फोकस है वो डिफरेंट हो जाता है, आपकी फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो आप स्टडीज़ पे टाइम नहीं दे पाते। पेरेंट्स बच्चों के सामने झगड़ा करें ना, इख्तलाफ करें ना, नहीं, या कोई हेल्दी वे है इख्तलाफ करने का जिसमें बच्चे के लिए भी लर्निंग हो जाए कि इख्तलाफ अगर मैंने भी बड़े होकर करना है तो इस तरह का इख्तलाफ तो होगा। बच्चा बहुत सारी चीज़ें घर से सीख रहा है, इख्तलाफ कैसे करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट कैसे करना है, ये वो सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से भी सीखता है। लेकिन पेरेंट्स को इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि यहाँ तक हम आर्गूमेंट कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ है तो हमें इससे अलग होकर आर्गूमेंट करना है। थोड़ा ब्रेक ले लें, स्पेस ले लें, डिसाइड करें चीज़ें। देखिए हम लोग बहुत, हमारी आमतौर पर रिएक्टिव अप्रोच होती है लाइफ में, यानी जो हुआ उसी टाइम हमने बस उसको ना रिएक्ट करना है। और रिएक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो बंदा जितनी आवाज़ में बोल रहा है उससे ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो पता लगेगा कि मेरे पास भी जो है ना वो आपके पास बात का जवाब है। लेकिन हमें प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, ख़ास तौर पे
उन फैमिलीज़ को मैं रिकमेंड करूँगी जिनके दरमियान में मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफ है और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और वो समझते हैं कि हमारी जो सिचुएशंस हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो उनको थोड़ा प्रोएक्टिव प्लान करना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें हमारे दरमियान इस तरह से इख्तलाफ में हैं और जब हमने इन पर बात करनी है तो हम किस तरह से इनको रिएक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर, मतलब हमारे यहाँ ये है कि दो मियाँ बीवी अगर आपस में नहीं है तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कि हमने उसको सॉर्ट आउट करना है और हमने उसके लिए ऐसे प्लान्स को चूज़ करना है। हमने पहले से अपने माइंड सेट इस तरह से बनाना है कि अगर स्पाउस में से कोई भी एक हस्बैंड या वाइफ नहीं सुन पाता तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, आप किसी और तरफ ले जाएं बात को, उस टाइम पे जिसने बच्चे घर पे ना हो। आसिफ साहब हमारे साथ कॉलर हैं जी, हमारे कॉलर मौजूद हैं। आसिफ लाहौर से। आसिफ बताइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका माशाल्लाह शो बड़ा अच्छा जा रहा है। मेरा सवाल था कि मेरे बड़े भाई हैं, वो उनकी और उनकी वाइफ की बड़े झगड़े रहते हैं आपस में ना। अच्छा। तो उस वजह से घर का माहौल बड़ा खराब रहता है। मेरे भी अपने बच्चे हैं छोटे, उन पे भी उसका असर पड़ता है, तो इस वाले से मैंने पूछना था। ठीक है आसिफ साहब, अभी एक्सपर्ट राय ले लेते हैं डॉक्टर साहब। देखिए जी, जहाँ तक झगड़ों की बात है तो इसको ये तो जब भी झगड़े होते हैं ये एक रिलेशनशिप की खूबसूरती है। देखिए हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। दो इंसान जैसे हमारी शक्लें एक जैसी नहीं होती, वैसे हमारी पर्सनैलिटीज़ और हमारे माइंड भी एक जैसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो सकते। अब जब दो लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं, मिलते हैं, तो क्योंकि टेम्परामेंट के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ हमारे जो एक पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारी शक्लें एक जैसी नहीं, तो माइंड भी एक जैसे नहीं हो सकते। अब रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आना, रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाना, ये रिलेशनशिप की खूबसूरती है। परफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है ना, उसमें डिफरेंसेस आते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसमें झगड़े आते हैं। अगर आप ये कहें कि जी कोई ऐसा ताल्लुक हो जिसमें झगड़ा ही ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता पहले मेरा भी बड़ा झगड़ा हुआ है। तो बात ये है कि ये एक रिलेशनशिप की एक बड़ी खूबसूरती है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। इसका हल क्या है? जी हल क्या है? देखिए सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करें कि जब इकट्ठे रहना है तो थोड़ा बहुत नोक जोक होनी है, ये पॉजिटिव नहीं, ये एक जरूरत है। आई थिंक एक लाइन ड्रॉ कर ले कि इससे आगे नहीं जाना। एक लिमिट्स होती है ना जी कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, ये रेड लाइन है, यहाँ पे नहीं आपने जाना, बाकी सारी चीजें थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। अब दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने पूछा इसका हल क्या है, तो देखिए हल के लिए थोड़ी सी हमें डिफरेंट अप्रोच करनी है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा कि आजकल आप देखें कि डाइवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा हो गए। सबसे ज्यादा आप देखें कि फैमिली मैटर के केसेस चल रहे हैं, मेरे पास भी जो केसेस आ रहे हैं या उस तरह से दूसरे, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है। क्या होता क्या है, पहले जी या पेरेंट्स की मर्जी से की शादी या कोई लव मैरिज कर ली, पहले जैसे ही वो शादी की तो फिर लव जो है वो खिड़की से बाहर चला गया। तो बात ये है कि दोनों, अच्छा आमतौर पे देखने में है कि दो लोग बड़े अच्छे एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, समझदार, रीजनेबल, चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले, लेकिन फिर भी क्या होता है जब हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं तो उनसे अपनी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, रिलेशनशिप खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब इसी बात के ऊपर हमारे जो मुआशरे के ज्यादातर हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बड़े कम लोग हैं जिनको ये रियलाइजेशन होती है कि हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट बैठ के सॉर्ट आउट करना है। ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है पे डाल देते हैं कि एक दूसरे को समझा सकें। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रॉपर कोर्स होना चाहिए वाकई कि जो लोग शादी करने जा रहे हैं, शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, उनको बैठ के प्रॉपर काउंसलिंग हमारे माँ बाप जब शादी होती है, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है, लोग इसको अगर समझें तो उसमें कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। और फिर जहाँ तक बात यह है कि देखें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशनशिप है ना, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, आप एक दूसरे को स्पेस दें। होता ही है टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता, स्पेस नहीं होती। करना होगा। और आपसे भी इस पे यही सवाल। जी मैं यही बात कही थी कि जब शादी होती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक जिम्मेदारी है और आपका रोल जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। आमतौर पे हमारे यहाँ ये है कि वो हंसते खेलते। से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है फातिमा कराची से हमारे से बात करिए, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई लव योर शो। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। तो आपका टॉपिक जो है ना मुझे बड़ा पसंद आया है। तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, हम जैसे ही स्कूल से आते हैं तो वो लड़ते हैं। हम 3 बहन भाई हैं तो बड़े परेशान हैं। तो इसका क्या हल कर सकते हैं? जी अभी पूछ लेते हैं जी हमारे एक्सपर्ट्स के। हाँ अब ये देखिए ना कि ये बच्चे हैं और बच्चे जो हैं बड़े समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये तो अभी स्कूल से आ रहे हैं तो अब आज वो इस काबिल है कि वो नरेट कर सकती है, बता सकती है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किस सिचुएशन में और वो क्या कर रहे हैं। तो मैं वहीं से बात का आगाज़ करूँगी। जब हम ये शादी की बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शादी एक जिम्मेदारी है। अच्छा हम शादी की तैयारियां तो करते हैं आमतौर पे, लेकिन असल में वो तैयारी नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। हम समझते हैं कपड़े बनाना,
सामान बनाना, बर्तन इकट्ठे करना, ये शादी की तैयारी है। ये शादी की तैयारी नहीं है। शादी की तैयारी ये है कि अपने आप को आप उस रोल में फिट करें कि नाउ यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। पहले आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बाद आपके साथ एक और इंसान जुड़ने वाला है, खानदान जुड़ने वाला है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि व्हेन अ बेबी कम्स इन योर लाइफ, तो वो आपकी बिल्कुल आपका एक और रोल चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब उसकी तरफ आपकी वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप उसके सिर्फ और सिर्फ नान नफ़े के जिम्मेदार नहीं हैं, उसकी तरबियत और परवरिश के भी जिम्मेदार हैं। देखिए कुरान पाक में भी बार बार यही कहा गया कि अपने औलाद की परवरिश की बात की गई है। उन्हें ये कहीं भी नहीं कहा गया कि आप उसे बेहतरीन खिलाओ पिलाओ, बल्कि बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश करें। तो ये वो सारी जिम्मेदारी है जो माँ बाप को समझनी चाहिए। अब हर एज में बच्चों की डिफरेंट नीड्स होती हैं। अब जिस एज में, मेरे ख्याल में ये बच्ची जो कॉल कर रही थी, आई थिंक शी इज़ इन ए टीन एज, उनकी आवाज़ से लग रहा था, तो इस एज में बच्चों को कोई अपनी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट हो रही थी। उनके अंदर कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको सोसाइटी के साथ उनका इंटरेक्शन डेवलप हो रहा होता है, उनकी कम्युनिकेशंस बढ़ रही होती हैं। तो वहाँ पे अगर पेरेंट्स अपना ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझें कि अब हमें सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं है, अगर हमें कहीं सेक्रीफाइसेस करनी है तो हमें करनी चाहिए। और वो सेक्रीफाइसेस कोई इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। असल में हमारे ज़्यादा जो है ना अना के मसले होते हैं, बना दी जाती है, अना का मसला बना लिया जाता है। समझा जाता है कि पता नहीं हम किसी से सॉरी कर लेंगे तो क्या होगा। ऐसी बात नहीं है भाई, कभी कभी सॉरी कर लिया करें। और मैंने देखा छोटी मोटी बात पे अगर आप सॉरी कर लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमने तो भाई बनाया हुआ है कि मेल को सॉरी नहीं करनी। मरियम है जी इस्लामाबाद से, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन दोनों की बर्थडेज आती हैं 2020 को, और वो आपस में बहुत लड़ते हैं। तो हम लोग उनको कहते हैं कि आपका 20-20 का आंकड़ा है आपस में। और प्रॉब्लम ये है कि उनकी लड़ाई जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी बातें पे होती है। कि हमारा मसला होगा तो कहेंगे कि आपने, मेरे फादर कहेंगे कि आपने ब्लैक कलर नहीं पहनना, तो मदर कहेंगे आपने ब्लैक ही पहनना है। इस घर में छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना, तो उससे बहुत प्रॉब्लम। मरियम बस ये झगड़ा बर्थडे पे होता है, बाकी तो ठीक है सब? नहीं, हर बात पे झगड़ा होता है कि घर में क्या पकाना है, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मतलब अम्मा अब्बा भी बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए। ठीक है, हम लोग हमें लगता है कि हम मैच्योर हो गए, वो भी बच्चे हैं। चले बात कर लेते हैं एक्सपर्ट से। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें ना किसी भी किस्म की अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं तो एक बात हमने समझनी है, ये एक बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है। चाहे आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका कोई भी रोल है। देखिए सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को समझना है कि हमने रिएक्शन नहीं करना, हमने रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर किसी ने एक कोई बात कर दी और हमने भी उसमें कुछ रिएक्ट कर दिया तो फिर रिलेशनशिप खराब होते हैं। आप उसको जरा समझें, चीज़ों के दरमियान को समझें। वो कहते हैं ना कि शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या है, ज़िया क्या है, तुम ना जान पाओगे। मानता हूँ तुम्हें ज़ौक़े शायरी भी है, तबीयत सजाने में एक माहिरी भी है, फिर भी हर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज सुनते हो, इन लफ्जों के दरमियान क्या है, तुम ना जान पाओगे। तो बेसिकली लफ्जों के दरमियान जो चीजें हैं ना, कि कोई बंदा किस माइंडसेट में है, किस तरह से बोल रहा है, उसको समझ के रिस्पॉन्ड करना है। और दूसरा जो गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब, आपने जो शानदार शेर पढ़ा है ना, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक है। ये कोई भी नहीं जान पाता ये ब्रेक कब आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त दिया इस आम टॉपिक पर और अपनी राय दी, जो कि बहुत ज़रूरी है। कि उसमें मुझे जो समझ आई वो ये आई है कि आप लड़ाई तो आपकी होती रहेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अना का मसला ना बनाएं, आप उसको एक हदूद अपनी रख लें। और बच्चों के सामने तो ना ही लड़े ना, अवॉइड करें इस चीज़ को। तो हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाजरीन, अब वक्त हो चुका है हमारे सबके फेवरेट सेगमेंट का, सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। क्या बात है, पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की सकाफत, दुनिया भर में इस तरह की सकाफत आपको कहीं नहीं मिलती जो हमारे पाकिस्तान। और क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही क्या तो आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं जनाब वादी कैलाश की। आप सब जानते हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो विजिट कर चुके होंगे, नहीं किया तो जानते तो हैं। हम सैर करवाते हैं, उसके बाद से आपसे बात करते हैं। अपनी सकाफत में मुनफरिद वादी कैलाश चित्राल से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है।
इस खूबसूरत तरीन वादी के वासियों के रस्मो रिवाज और तर्ज जिंदगी दुनिया से अलग हैं। इस वादी का मलकूती हुस्न, कुदरती मनाजिर और कदीम तहजीब और सकाफत देखने वालों को हजारों साल पहले के दौर में पहुंचा देते हैं। वादी कैलाश को काफिरिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ मरने वालों को दफनाया नहीं जाता, बल्कि मुर्दे को ताबूत में उसकी मुख्तलिफ चीजों समेत रख दिया जाता था। यहाँ की खातीन सीपियों और मोतियों से मजीन स्याह पोशाक पहनती हैं। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ कैलाश कबाइल के तारीखी नवादिरात महफूज हैं, जो इनकी तहजीब, रहन सहन और तारीख व तमद्दुन की नुमाइंदगी करती हैं। कैलाशी बाशिंदे मौसम बहार की आमद पर अपना 3 रोजा त्यौहार चिलम जोशी मनाते हैं, जिसमें लड़कियां अपने जीवन साथी का इंतखाब करती हैं। कैलाशी कम्युनिटी की सकाफत को महफूज बनाने के लिए यूनेस्को ने इसे बैनुल-अक़वामी सकाफती वर्सा करार दिया है। वादी कैलाश का कुदरती हुस्न और यहाँ की कदीम तहजीब और सकाफत को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सयाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट और बड़े खूबसूरत लोग और बड़ा ही खूबसूरत इनका अंदाज है। ये कुदरती हुस्न बहुत ज़्यादा, कुदरती हुस्न माशाल्लाह जी, और बड़े ही शानदार तरीके से अपनी रिवायात को ये मनाते हैं। और ये फेस्टिवल देखने के लिए वैसे पाकिस्तान भर से लोग जाते हैं। आपने कभी देखा है फेस्टिवल जाके लाइव? बिल्कुल देखा है लाइव। और वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं ना, तो वो कुदरत के जितने हसीन नज़ारे आप वहाँ पर देखते हैं, वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। This is the beauty of Pakistan। हाँ, और बड़े हॉस्पिटैलिटी करते हैं, वो आपको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं और आपसे गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं। कुछ लोगों को उर्दू भी अच्छी आती है, तो बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, उनकी अपनी ज़बान है ना वहाँ पर, वो अपनी ज़बान बोलते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं वो उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू भी सीख रहे हैं। तो बहरहाल अब तो बहुत आगे मैं तो कह रहा हूँ उर्दू बोलते हुए आप भी इजाज़त ना ले लें। हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। आज के प्रोग्राम से कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।